तो बंदा खुश है कि नहीं? इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम निकाल चुका है, अब तो खुश रहे। बोला नहीं सर, हम मेंस का दुख में दुखी हैं। ऐसे तो सारा जिंदगी पर दुखी रहोगे। इसलिए जो मिला हम पहले उससे खुश रहें, उसके बाद हम और अच्छा करने का प्रयास करें। एंड उसके लिए मैंने आपको बताया हूं कि हमारा इंजीनियरिंग सर्विस 2024 मेंस एग्जाम के लिए ये सीरीज चल रहा है। एंड आपको दिख गया कि एक कल ये सेकेंड लेक्चर है, दिस इज डे 2। तो डे 2 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसका कंटिन्यूएशन में। तो डे 1 आपने किया, उसके बाद डे 2 का बात आएगा। तो डे 1 आपको पहले करना है, डे 2 करना है, और करना सारे ही है। क्लियर हुआ विषय? तो सबसे पहले बात है कि सर ये क्या पूरा पढ़ाई हम कराएंगे? नो। तो क्या कराएंगे कि ऐसा लिखने का टेक्निक, ऐसा लिखने का तरीका, ऐसा राइटिंग स्किल डेवलप किया जाए जो यूपीएससी का मेंबर आपको फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। एंड अगर आप बोला सर फुल पढ़ना है, मुझे संपूर्ण पढ़ाई करना है, तो उसके लिए आपको ये स्प्रेडशीट मैंने दिया हूँ, जैसे प्रोडक्शन का मेन स्टडी मटेरियल विद वीडियो लेक्चर पे। प्रोडक्शन 2 पार्ट में है, उसके बाद सोम है, मेटेरियल साइंस है, एनसीसी वेल्डिंग भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है। एंड इसके साथ साथ आपका रोबोटिक्स भी है, ठीक है, रोबोटिक्स भी है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन हो गया, मेटेरियल साइंस हो गया, सोम हो गया, रोबोटिक्स हो गया। 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए मैंने जो कहा हूं कि आपको मुझे एक व्हाट्सएप से मैसेज करना है कि सर मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हुआ, तो उसके कारण मुझे ये मटेरियल भेजिए। दूसरा बात हो रहा है, कोई बंदा अगर मेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया, एंड जो बच्चे मैं तो बोला हूँ फर्स्ट ईयर का भी है, उसको भी ये सब सारी चीज़ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आप ये पूरा ना भी पढ़े, लेकिन अभी जो आंसर राइटिंग स्किल सिखाया जा रहा है इसको तो हर स्टूडेंट को करना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, जैसा आपका लेक्चर 1 में देख लो क्या क्या आप मिस्टेक करते हो जाने अनजाने में, जिसके कारण एग्जामिनर आपका मार्क्स काट देता है। तो इसलिए अभी हम उसके कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं जो कल तक हमने पढ़ाए थे। और हमेशा ध्यान रखिए, मंडल इज ऑलवेज देयर। आपको एक सिर्फ व्हाट्सअप करना है मुझे कि सर मुझे मटेरियल चाहिए, तो मेंस का मटेरियल आपको डायरेक्टली मिलेगा। एंड ये जो क्लासेस है उसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पूरा विद वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन सोच विचार किए थे, एंड इसके लिए हमने गिवन डेटा कैसे लिखना है ये कल सीखे थे। अब होता है सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता तो मैं इसमें डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। दूसरा बात है, एग्जामिनर क्लियर करके बोल दिया कि देयर इज नो स्टिकिंग, मतलब बोल रहा है कि भाई स्टिकिंग तो हुआ ही नहीं है, और तो मतलब क्या होगा, ओनली स्लाइडिंग। एंड बोला ऑल्सो फाइंड मीन डाई प्रेशर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो स्टिकिंग नहीं होता है, और ये जो फोर्जिंग होता है एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस को जब फोर्जिंग किया जाता है तो वो आपका होता है एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग। अगर आप देखना चाहते हो, आई कैन शो यू द कैसे होता है हमारा एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग। थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि कहाँ से अपर डाई, कहाँ से लोअर डाई, किस तरह से काम करता है, एंड उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे ये आपको लगता है ऑफसेटिंग है, बट यही हमारा एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग है, ठीक है, यही हमारा एक्सिस सिमेट्रिकल फोर्जिंग है। ये आपको लगेगा ऑफसेटिंग है, तो ये अपर डाई लोअर डाई के अंदर में मटेरियल को देके हम ऐसे कंप्रेस करता रहता है, ठीक है, अपर डाई लोअर डाई के ऊपर मटेरियल को देके हम ऐसे कंप्रेस करता रहता है। ये होता है, ये आपका होता है अल्टीमेटली दिस इज अपर डाई, दिस इज लोअर डाई, एंड उसका डायमीटर लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर हमने बोला नहीं सर मेरा रेक्टेंगुलर बार फोर्जिंग है, तो उसके केस में ऐसे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसको तो 2 टाइप का ही हमारा एनालिसिस होता है। एक ऐसे रेक्टेंगुलर बार फोर्जिंग का जो हमने एनिमेशन में बनाया, और एक आपका दिखा रहा था ओरिजिनल बॉडी का। तो इसलिए जो आप देख रहे हो कि आपका अपर डाई लोअर डाई 2 होगा, और उसके बाद आप कंप्रेस करते जाओगे, ये आपका रेक्टेंगुलर बार फोर्जिंग है। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग का है, इसलिए हम सीधा एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग का बात करेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे 2 डायग्राम बनाना होगा कि सर ये H1 मेरा इनिशियल हाइट था, ये D1 मेरा इनिशियल डायमीटर था, ये हाइट मेरा पहले हो गया, ये डायमीटर हो गया, बट हमें इसका फाइनल रेडियस R चाहिए। तो कैसे करोगे सर, ये हमें देखना होगा कि ये जो आपने 2 डायग्राम बनाया, एग्जामिनर को कैसे पता आपने किसका डायग्राम बनाया।
तो यही बात होता है कि आपको हमेशा समझना है कि जो मैंने लिखा हूं, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं लिखा हूं ये क्या लिखा हूं। तो ये जैसे ऐसे आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा भाई करना क्या है। एक बात ध्यान रखो, जो पेपर जब एग्जामिनर चेक करता है तब वो एग्जामिनर नहीं है, तो उनको एवरीथिंग देखना आना चाहिए कि बच्चे ने लिखा है। आप बोलोगे एग्जामिनर को तो आता ही है, इतना बात उनको नहीं आता, यूपीएससी का मेंबर बन गए भाई, आता उनको सब कुछ है, लेकिन आप वो भी देखना चाहता है कि आपने लिखा नहीं लिखा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके नीचे लिखना पड़ेगा एट द बिगिनिंग और एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्जिंग। ये वाला जो होगा डायमेंशन क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्जिंग, एंड ये होगा एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग। तो ये जैसे आपने दो डायग्राम के नीचे लिखा, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एग्जामिनर को अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये जो लिखा है, और H1 D1 सर मैं पहले लिख चुका हूं। H1 आपका इनिशियल हाइट है, D1 आपका इनिशियल डायमीटर है, फाइनल हाइट H है, ये यील्ड स्ट्रेंथ इतना है। एंड इवन इफ हमने बता दिया कि भाई फाइनल डायमीटर हमने D मान रहा है एंड फाइनल रेडियस हमने R मान रहा है, तो हमने तो पहले ही लिख चुका है, तो इसके चक्कर में हम क्यों ना यूज करें। एंड ये वाला कहानी आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप सोचे कि ये मान लो कि मेरा पेपर एक +2 का बच्चे चेक कर रहा है और उनको सब बात समझ में आ जाएगा, इसका मतलब है आपने सही लिख रहे हो। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि आप सोचते हो कि मैं क्यों लिखूं, ये तो स्टार्ट ऑफ द फोर्जिंग पता ही है, ये तो एंड ऑफ द फोर्जिंग पता ही है, तो एग्जामिनर के लिए मैं क्यों लिखूं। वहीं पे आप धोखा खा गए। एग्जामिनर भी मांगता है कि बंदा ने क्यों नहीं लिखा। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये होता है कि आप सोचो कि आप जो लिख रहे हो ये एक ऐसा बंदा चेक करेगा, जैसे मान लो आपका +2 का एक बच्चे अगर पढ़ेगा, क्या उसको सारे बात समझ में आ जाएगा जो आपने लिखा। अगर ये समझ में आ जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है एंड आपका फुल मार्क्स मिलेगा। अच्छा, कल एक बात बता रहा था, फिर मैंने थोड़ा ढंग से चेक किया। सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का मेंस, उसमें रूल है कि 2 अलग अलग इंक आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया तो उसमें मार्क्स कट जाता है। और हमारा जो यूपीएससी का मेंबर होता है, वो सिविल सर्विस का मैकेनिकल का पेपर सिविल सर्विस का भी देखता है और इंजीनियरिंग सर्विस का देखता है। अब उनका दिमाग में अगर वो सिविल सर्विस वाला कॉन्सेप्ट रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम कोई चांस नहीं लेंगे, पूरा के पूरा पेपर एक ही इंक में लिखो। बात क्लियर हुआ। अगर आपको ब्लैक कलर से अच्छा लगता है, पूरा के पूरा ब्लैक कलर से लिखो। ब्लू से अच्छा लगता है, पूरा के पूरा पेपर ब्लू से लिखो। और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ। जो भी डायग्राम बनाना है वो हमेशा पेंसिल से बनाओ। दैट इज 2 थिंग। अगर आपने बाई कलर यूज़ करते हो तो एक कलर यूज़ करना ऐसे तो अच्छा लगता है, जब हमने कॉलेज में एग्जाम होता है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी का रूल है कि आप आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपने ऐसे किया तो आइडेंटिटी रिवील हो सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी। इसलिए बोला जाता है कि पेपर जब चेक किया जाएगा तो आपको आइडेंटिटी विदाउट आइडेंटिटी होना चाहिए। इसलिए सिविल सर्विस का रूल है, सिविल सर्विस का रूल है 2 इंक अलग से यूज़ नहीं कर सकते। आप वो मेंबर जिन्होंने सिविल सर्विस का थे, सिविल सर्विस का पेपर चेक कर रहे थे, मेंस का, मैकेनिकल का, आपका इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस का मैकेनिकल पेपर चेक करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा कि दिमाग में वो आ गया कि तो दूसरा 2 पेपर नहीं लिख सकते, फिर मार्क्स कट जाता है। वो 0 नहीं करता है, उसमें मार्क्स कट जाता है। इसलिए बेटर है कि आप क्या करें कि हमेशा ये जो इंक है एक ही यूज़ करें, एक ही इंक यूज़ करें। एंड कोई भी पॉइंट है, अगर कोई अच्छा पॉइंट है जो आप बताना चाहते हो तो उसको अंडरलाइन कर दें। दिस इज़ पॉसिबल कि अगर कोई भी अच्छा पॉइंट आपका है वहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और पेपर जो है आप कैसे लिखें कि पेपर लिखने के टाइम में
आप हमेशा ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट है, मतलब क्लास 2 का स्टूडेंट है, वो भी सोच देखेगा। तो अगर हमने देखे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ सब कुछ ठीक है भाई, गिवन है तो इनिशियल हाइट h1 लिखा हूँ, क्या कोई क्लास 2 का बच्चे नहीं समझ सकते कि इनिशियल हाइट लिखा है h1? बट मैंने अगर h1 लिख दिया तो उसको पहले समझना पड़ेगा h1 क्या है, ये सर नो। आप जाके यहाँ पे बोला सर इनिशियल एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्जिंग या एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग है। सर ये बात तो पक्का है, मेटल फॉर्मिंग में कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसलिए आप बोलोगे वॉल्यूम बिफोर फोर्जिंग। इक्वल टू ऐसे वॉल्यूम आफ्टर फोर्जिंग करो, वॉल्यूम बिफोर फोर्जिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर फोर्जिंग कर दो। तो वॉल्यूम बिफोर फोर्जिंग कितना होगा सर आपका π/4 इंटू d1² इंटू h1। क्यों भाई एक सिलिंड्रिकल सी चीज है, उसका क्या होता है वॉल्यूम सर π/4 इंटू d² एरिया है इंटू हाइट। तो इसके चक्कर में जब आपने लिखा कि ये आपका वॉल्यूम बिफोर फोर्जिंग, हाँ हमने डायरेक्टली नहीं लिखा, मैंने पहले लिख दिया कि भाई वॉल्यूम बिफोर फोर्जिंग हमारा इतना था, तो वॉल्यूम आफ्टर फोर्जिंग कितना होगा सर, वॉल्यूम आफ्टर फोर्जिंग आपको क्या चाहिए पाई, तो मतलब पाई इंटू r² इंटू एच। सर ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे r का वैल्यू चाहिए होता है, डायमीटर नहीं। आप मैंने इसलिए क्या था कि पहले d भी लिखा है r भी लिखा हूँ, एंड इवन ही मैंने वो भी लिख दिया कि भाई मेरा d क्या है फाइनल डायमीटर एंड r क्या है फाइनल रेडियस। तो इसके कारण आप यहाँ पे जब देखेंगे कि सर πr² इंटू एच दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या करना है डेटा पुट करके पहले r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। सीधा कैलकुलेशन होगा कि भाई मेरा जो r है वो कितना होने वाला है। तो इसके कारण आप देखेंगे सर ये आपका पाई इंटू π/4, तो डायमीटर कितना था सर, डायमीटर था इसका 60 स्क्वायर इंटू एच कितना था 100, ऐसे था। आई थिंक उल्टा लिख रहा हूं मैं, एक बार डेटा भी चेक करना। सर डायमीटर आपका 100 है और हाइट 60 है, हाइट 60 है, तो इसके चक्कर में आपका डायमीटर 100 है, हाइट 60 है। तो चलो ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा डेटा, ये भी ध्यान रखिए जैसे मैंने किया कि आपका डायमीटर 60 था, क्या था जल्दीबाजी से गलत डेटा नहीं लेना है। डायमीटर मेरा 100 था और हाइट हमारा 60 था, ये आपका पाई इंटू रेडियस कितना हो गया पता नहीं, इंटू एच का वैल्यू कितना है सर वो हमारा 30 हो गया, फाइनल जो थिकनेस है वो हमारा 30 हो गया। तो ये आप जाके आपका दोनों तरफ से पता चला सर ये जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा डायमीटर था 100, ये हमारा हाइट था 60, पहले हाइट बाद में हाइट हो गया दिस, एंड हमने मान चुका है कि डायमीटर d होगा एंड फाइनल रेडियस हमारा r होगा। तो ऐसे करके आप बताइए कि यहाँ पे कितना r का वैल्यू मिला। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो आपको r पता करने के लिए पहले तो आप देखोगे यहाँ पे पाई के साथ मेरा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इसके साथ हमारा जो 60 है, इस 60 के साथ अगर काट करेंगे तो 60 के साथ मेरा 30 काट के यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। आप दिखाई दे रहा है सर अगर 2 के साथ इसका 2 काटूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा और एक 2 आएगा। तो पता चला सर आपका 100 का स्क्वायर बाई 4 है, तो 100 डिवाइड बाई √2 आ रहा है इतना मिलीमीटर। यूनिट लिखने का गलती मतलब यूनिट अगर आपने नहीं लिखा तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए लिखना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाई √2 करो तो सर 50√2 आ रहा है। अगर 50√2 है तो उसका इसमें करोगे 70.71। तो आपने बोला सर इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 50√2, तो 7106 है, तो मैं 71 मान सकता हूँ, 70.71 मिलीमीटर। दिस इज द आर जो हमें चाहिए। गॉट इट। तो आपको जब भी ऐसे जरूरत पड़ेगा तो आपको सबसे पहले डेटा फाइंड आउट करना है कि भाई जो जो हमारे पास गिवन है उससे। तो और ऐसे ध्यान रखें जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है, जितना भी, उसमें क्या होता है कि ये इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बराबर करके मुझे एक डायमेंशन तो निकालना पड़ता है, ये हमेशा ही करना पड़ता है। इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम निकाल के हमेशा हमें ये करना पड़ता है। अब जाके हमने देखा कि हम
ये जो फॉर्मूला लगेगा इसके लिए उसका हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? जो फॉर्मूला लगेगा उसका हमें प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा लास्ट वाला जियोमेट्री हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? वो करता है कि जब हमने फोर्जिंग करते रहता है तो ये जो आपका अपर डाई है उसके एरिया बढ़ता रहता है, एरिया बढ़ता रहता है अपर डाई के साथ कॉन्टैक्ट एरिया। डाई का एरिया नहीं बढ़ता है, वर्कपीस का एरिया बढ़ता है, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता रहता है। मैक्सिमम फोर्स हमारा एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग में ही आएगा, क्योंकि आप फोर्जिंग करते जा रहे हैं तो आपका एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम फोर्जिंग फोर्स कब आएगा सर? मैक्सिमम फोर्जिंग फोर्स एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग में ही आएगा। जब मैक्सिमम करोगे तो एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग में आएगा। इसलिए हमें एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग का जियोमेट्री कंसीडर करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब आपका जो जियोमेट्री कंसीडर करना है दिस, तो हम बोलेंगे कंसीडरिंग द जियोमेट्री एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग। लिखना पड़ेगा कंसीडरिंग geometry at the end of the forging। तो हमने एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग का ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे। करके हमने देखा उसका टॉप व्यू कैसे आएगा। टॉप व्यू सर एक सर्कल आएगा, क्योंकि एन उसका रेडियस होगा कितना? एक सर्कल आएगा, उसका रेडियस कितना होगा सर? रेडियस हो जाएगा उसका आर। तो आपको जैसे मैंने इसका टूल से बना रहा हूं तो आपको कॉम्पास से बनाना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल बना रहा हूं तो ये प्रॉपर सर्कल होना चाहिए। तो हमने देखा उसका टॉप व्यू हम सोच विचार करेंगे। अब हमें देखना है कि इसका रेडियस आर है तो हमें क्या करना चाहिए सर? इसमें हमें जो सोच विचार होता है बचपन से हमें पता है कि हमें एक एलिमेंटल ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा। तो जाके ऐसे करके हम जाएंगे कि भाई इसका रेडियस तो आर है, इससे एट एन एंगल थीटा में जाएंगे, इससे एट एन एंगल थीटा में जाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे और एट एन एंगल थीटा में जाएंगे। पहले हम एट एन एंगल थीटा में जाके एक डी थीटा इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? डी थीटा एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो ये आपका दुनिया का हर चीज में रहता है। तो आपको क्या करना होता है? एट एन एंगल थीटा जाना होता है और डी थीटा एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेना होता है जो आपका एंगल है डी थीटा। एंड एट ए रेडियस आर, उसमें हमें जाना पड़ता है डी आर। एक एट ए रेडियस आर में जाना है और डी आर लेना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे एट ए रेडियस आर में जाएंगे, ऐसे एट ए रेडियस स्मॉल आर में जाएंगे। एंड ये अगर स्मॉल आर है तो ऐसे करके आपने डी आर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट इसमें कंसीडर करेंगे। बट ये टॉप व्यू में दिख रहा है। लेकिन ये जो मैंने कर दिया तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुमने कर दिया तो लिखा कहाँ आपने? क्या करना है आपने? मैंने बोला ना एक बच्चे को अगर जिसको कभी नहीं पढ़ा ये उसका अगर देखना है तो क्या वो पता कर पाएगा क्या लिखा है? इसलिए आपको लिखना है एट एन एंगल थीटा वी टेक एन एलिमेंट डी थीटा। तो एट एन एंगल थीटा में गया और एक एलिमेंट लिया डी थीटा एंड एट आ रेडियस आर टेक एलिमेंट डी आर। तो एट एन एंगल थीटा में आपने डी थीटा लिया, एट ए रेडियस आर में जाके आपने डी आर लिया। ठीक है, तो आपको ए मिल गया, दैट इज एलिमेंट। ठीक है, आप बोलेंगे सर कॉन्सिडरिंग द स्ट्रेसेस। नाउ कॉन्सिडरिंग द स्ट्रेसेस,
अब आपने स्ट्रेस के बारे में अभी तक तो कोई बात किया नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रेस को आप क्या मानोगे। तो हम बोलेंगे जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल जो स्ट्रेस है, आप बोला था इसमें हमेशा ऐसे सिग्मा, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसका हम बोलेंगे सिग्मा थीटा। ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है उसका मानेंगे सिग्मा थीटा, एंड जो रेडियल स्ट्रेस है सिग्मा आर। तो हमने देखा कि इसका मतलब आप बता रहे हो कि ये जो आपका एलिमेंट बना, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये जो एलिमेंट बना इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, एक कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक स्ट्रेस काम करेगा, दैट इज सिग्मा थीटा, और इसका रेडियस के तरफ एक स्ट्रेस काम करेगा, दैट इज सिग्मा आर। ये हमने लिखा। अगर ये आपका होता है कि आपका एट एन एंगल टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका सिग्मा थीटा है और रेडियल स्ट्रेस आपका सिग्मा आर है, तो कहाँ है सर? ये जो आपका एट एन एंगल थीटा है, यहाँ पे जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा आपका सिग्मा थीटा होगा, और जो रेडियल स्ट्रेस होगा वो तुम्हारा सिग्मा आर होगा। बोला कहाँ होता है? बोला सर ये तो आपका थीटा वाला एंगल में होगा और आपका रेडियल, लेकिन जैसे ही आपने इससे डी आर और जाओगे तो इसमें तो एक स्ट्रेस और बनने वाला है, डी आर और जाओगे इसमें सिग्मा स्ट्रेस जो है सिग्मा आर और बनने वाला है। लेकिन आपको पता है कि सर अगर यहाँ पे सिग्मा थीटा है एट ए रेडियस आर में, तो डी आर और बढ़ने से तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस बढ़ने वाला है, तो इसके चक्कर में ये आपका हो जाएगा सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। मैथमेटिकली होता है कि एट ए रेडियस आर में अगर सिग्मा आर है तो एट ए रेडियस आर प्लस डी आर में सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा होगा। तो एट एन एंगल थीटा में अगर सिग्मा थीटा है तो इसके यहाँ पे कितना होना चाहिए सर? ये आपका सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा होना चाहिए। तो ये आपने ऐसे बोल देंगे, नहीं, ये लिखना पड़ेगा कि नाउ एट ए रेडियस आर प्लस डी आर, हम बोलेंगे नाउ एट ए रेडियस आर प्लस डी आर, इसके बाद ही बोल देंगे, इसके बाद ही, एंड ऐसे बोल सकते नाउ एट ए रेडियस आर प्लस डी आर लेट स्ट्रेस, और रेडियल स्ट्रेस बोलो और अच्छा क्लियर होगा कि लेट रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, एंड एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा प्लस डी थीटा लेट टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा, इक्वल टू भी लिख सकता हूं क्योंकि हमारा सिग्मा थीटा तो पहले डिफाइन हमने कर चुके हैं। तो ऐसे करके पहले आपको सारा बात बता देना है कि हमने जो सोच विचार करना शुरू किया कि ऐसा है। Now we have to consider this element in 3D because it has one height। आपका जो एलिमेंट काटा इसका टॉप व्यू आप देख रहे हो, ऐसे इसका हाइट भी तो एच है, तो इसलिए नाउ वी हैव टू कंसीडर ए 3 डायमेंशन एलिमेंट, और इस एलिमेंट को 3D में हमें सोच विचार करना पड़ेगा। तो लिखो नाउ कंसीडर ओनली एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट है सिर्फ उसका कंसीडर करो इन 3D। तो ये क्या होगा कि ऐसे करके आपका, ऐसे करके जो है जो चीज मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके मिलने वाला है। थोड़ा सा डायग्राम इसमें फ्री हैंड से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि कंपास में से लेकर हम बैठ जाए, ठीक है।
ये जो आपने देखा अभी जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है सर? ये जो एलिमेंट आप दिखा रहे थे वही एलिमेंट है जिसका 3D में हम सोच विचार कर रहे हैं। 3D में आप सोचो, इसको थोड़ा सा देखो कि कुछ बच्चे का भी ये पढ़ाई हुआ नहीं, तो एक बार देख लो कि कैसे क्या सोचा जा रहा है कि भाई तुम अगर ये जो एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, दिस इज वन सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, आप इसका अगर एक ऐसे एलिमेंट काटोगे उसका हाइट तो यही है ना। आप जो काटा आपने कितना सर, ये आपका जो बीच वाला एंगल है यह डी थीटा, ये एंगल है डी थीटा और ये आपका डिस्टेंस है डी आर। तो इसलिए आपका ये जो जस्ट छोटा एलिमेंट है उसका अगर टॉप व्यू में देखोगे तो ये जो चीज़ है कौन सा है सर, यहाँ से यहाँ तक मेरा डी आर है और ये रेडियस आर है, इसके बीच वाला एंगल डी थीटा है। तो ये वाला जो टॉप व्यू है वो ये ऐसे ही दिखेगा। 3D बनाया ना आपने जो 3D बनाओगे चीज़ ऐसे ही दिखेगा। तो ये आपको जो है आपका भी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक जन से मतलब डायरेक्ट बोलेंगे भाई हमने कंसीडर ओनली एलिमेंट इन 3D। तो 3D में हमने सोचा कि आपका आर है, आपका डी थीटा है, आपका डी आर है, ये आपका क्लियर करके दिख रहा है। अब इसका हाइट कितना है सर? हर जगह का हाइट इसका एच है। क्यों? क्योंकि अभी तो देखा आपने जो एलिमेंट है हमने काटा ये तो सिर्फ टॉप व्यू था ना, ऐसे ये तो मैंने लिख के भी दिया था टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में ऐसे बनाया था और उसका अगर थिकनेस एच है तो इसके चक्कर में एज थिकनेस के कारण ऐसे करके थिकनेस बनाना पड़ेगा। अब आपका स्ट्रेस सोचिए कैसे है सर, ये जो आपका सरफेस यहां से दिख रहा है इस सरफेस में रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा है। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है इस सरफेस में रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा आर है। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन के तरफ में सिग्मा आर स्ट्रेस आ रहा है और इसके बाहर के तरफ सर, इसका बाहर के तरफ जा रहा है सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। और ये जो सरफेस है इस तरफ में कितना रहा है सिग्मा थीटा और ये जो सरफेस इस तरफ में कितना रहा है सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा। ये हमने अभी तक सोचा। तो आपका टॉप व्यू से हमने क्या किया, ऐसे करके कार्व होगा ना, जैसे आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में आपका ये जो आएगा तो इसका हाइट एज बना दिया मैंने। तो आपका जो कहानी है आपका रेडियल डायरेक्शन में सिग्मा आर था, उस तरफ में सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर था, इधर में सिग्मा थीटा था, इस तरफ में सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा था। बस 3D में बनाने से हमारा क्या फायदा हो रहा है, हमें एरिया अभी दिखेगा सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। जब हमें एरिया मिल जाएगा तो हम इसका फोर्स के बारे में सोच विचार कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो सरफेस है ये सारे सरफेस का एरिया से हमें दीजिएगा कितना फोर्स होता है। गॉट इट? आप दिख रहा है कि सर आपका टॉप सरफेस में एक ये जो टॉप सरफेस में इसमें एक डाई से प्रेशर आ रहा था, क्या वो नहीं सोचेंगे? ये टॉप व्यू है तो आपका ये जो चीज है अपर डाई लोअर डाई जो दबा रहा था, ऐसे दबा रहा था, क्या इसके ऊपर प्रेशर नहीं पैदा कर रहा था? किया था प्रेशर। कितना प्रेशर? मान लो प्रेशर का वैल्यू होगा पी। तो अगर क्यों पी मानोगे भाई, ये एट ए रेडियस आर में एट एन एंगल थीटा में हम मानते हैं कि उसके ऊपर जो प्रेशर आएगा दैट इज पी। तो अगर ऐसे सोचोगे तो आपका अपर डाई के द्वारा इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है दैट इज पी प्रेशर आ रहा है। क्या बॉटम में नहीं आएगा सर? अपर डाई में अगर पी प्रेशर आएगा लोअर डाई में भी पी प्रेशर आएगा। ऐसे अपर डाई लोअर डाई में प्रेशर पी आएगा, ऊपर से अगर पी से दबा रहा है नीचे से भी पी से दबा रहा है, तब तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, तो इसके कारण आपका पी आएगा। आप मुझे बताइए कि मेटल का डायमीटर कैसे बढ़ रहा था? ये अपर डाई लोअर डाई है, मेटल का डायमीटर कैसे बढ़ रहा था? ये अपर डाई लोअर डाई तो बढ़ता नहीं है, तो मेटल का डायमीटर कैसे बढ़ रहा है? तो थोड़ा सा एक बार और आपको दिखाता हूं कि मेटल का डायमीटर कैसे बढ़ता है। एक बार लेट अस चेक कि आपका जब ये ऑफसेटिंग होता है, जब हमारा ऑफसेटिंग होता है उसमें मतलब बैरलिंग होता है, आप देखो ये आपका अपर डाई है, ये आपका लोअर डाई है, ये कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसमें हमने डिफॉर्मेशन करना शुरू किया, क्या आपको दिखाई दिया डाई नहीं बढ़ रहा है, ओआर पीस ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है? अब यहाँ पे भी दिखता है डाई नहीं जा रहा है, ओआर पीस बाहर की तरफ भरा दिख रहा है। ये आपका डायामीटर इसका बढ़ता जा रहा है, तो डायामीटर इसका बढ़ता जा रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? ये हमें सिर्फ अपर डाई लोअर डाई के अंदर में देखो ना, तुम्हारा डाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का होता है, वो कुछ नहीं बढ़ेगा। बट आपका जो मेटेरियल है ऐसे रेडियल डायरेक्शन में बाहर जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में बाहर जाएगा तब ना आपका डायमीटर बढ़ेगा। तो पता चला सर डाई के रेस्पेक्ट में आपका मेटेरियल बाहर की तरफ जा रहा है, डाई के रेस्पेक्ट में आपका मेटेरियल बाहर की तरफ जा रहा है। अगर डाई के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है उसका उल्टा तरफ में रेडियल डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा।
और आपको बचपन से पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा शियर स्ट्रेस पैदा करता है। इस धरती में बचपन से आज तक जितना पढ़े हो, जहां भी फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका सरफेस में ऐसे काम करता है, उसका मतलब वो शियर स्ट्रेस पैदा करता है। इस धरती में कहीं भी अगर फ्रिक्शन फोर्स है मतलब शियर स्ट्रेस पैदा करता है। तो मान लिया हमने कि ये आपका मेटल बाहर की तरफ जा रहा था, इस सरफेस में टाउ आर आपका शियर स्ट्रेस है, इस सरफेस में आपका टाउ आर आपका शियर स्ट्रेस है। बोला सर ये तो लिखना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी और टावर क्या है आपने लिखा नहीं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा एट रेडियस आर, लेट एट रेडियस आर pressure is P and shear stress is tower. At radius r pressure is P and shear stress is tower. तो प्रेशर हमारा P होगा एंड shear stress हो जाएगा टावर। क्या क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हुआ? मतलब आपका प्रेशर तो P है और शियर स्ट्रेस हमारा टावर है। कहाँ का सर? एट रेडियस आर। पहले ध्यान रखिए, एट रेडियस आर कहाँ के सर? उस एलिमेंट के ऊपर हम सोच रहे हैं। ये जो आपका छोटू सा एलिमेंट लिए थे, ये 2D में टॉप सरफेस में ऐसे दिखेगा और 3D में हमारा ये ऐसे दिखेगा। अब हमारे पास सारा स्ट्रेस आ चुका है। आपका 6 ही सरफेस है, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। तो मतलब आपका 6 ही सरफेस है, उसका सारे स्ट्रेसेस आ चुका है। लेकिन आप बता रहे हो सर एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हमारा फोर्जिंग हो रहा है, ये जो पहले सर्कल था बाद में भी सर्कल है, क्यों इलिप्स क्यों नहीं बन रहा है? पहले भी सर्कुलर था बाद में भी सर्कुलर है। सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि आपका कोई भी सर्कल से सर्कल ही बन रहा है। पहले डायमीटर छोटा था, बाद में डायमीटर बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे जो डायमीटर बढ़ाता जा रहा है, बट एक्स के तरफ वाई के तरफ दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा है। जिधर एक्स के तरफ भी जितना बढ़ रहा है, वाई के तरफ भी उतना ही बढ़ रहा है। इसके कारण एक्स के तरफ वाई के तरफ दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ रहा है। बोले सर ऐसे अगर होगा तो यहाँ पे सिग्मा थीटा, यहाँ पे आपका सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा कैसे होगा? अगर आपका स्ट्रेन दोनों तरफ में बराबर होता है, दोनों तरफ में स्ट्रेस भी बराबर होना चाहिए। इसलिए आपका जो सिग्मा थीटा यहाँ पे है और इस तरफ में अगर थोड़ा दूर चले गए सिग्मा थीटा प्लस डी सिग्मा थीटा है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पूरा रेडियस में, आपका पूरा पेरीफेरी में एक रेडियस में एक ही रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सर ये तो कौन सा फोर्जिंग है? सर एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग है। तो लिखो फॉर एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग डी सिग्मा थीटा इक्वल टू 0। फॉर एक्सी सिमेट्रिकल फोर्जिंग डी सिग्मा थीटा इक्वल टू 0। क्यों सर? ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खुद को समझना है कि एक सर्कल का डायमीटर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सर्कल ही बढ़ता जा रहा है। मतलब ये आपका डाई का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से डाई का कुछ नहीं रहा। वर्क पीस ऐसे बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। वर्क पीस ऐसे बड़ा होता जा रहा है और ये दोनों एक्सिस में बराबर बढ़ रहा है। इसका मतलब है पूरा पेरीफेरी में हर बिंदु में स्ट्रेस बराबर है, नहीं तो सर्कल कैसे मेंटेन होगा? अगर आपका चेंज हो जाए तो चेंज हो जाए तो आपका इलिप्स बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर इलिप्स बन जाएगा वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। अब सवाल है कि सर ये तो आपने बनाया स्ट्रेसेस, बट नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस। बताओ ये जो सिग्मा आर है वो कितना एरिया में काम कर रहा है? बता दो। ये जो सिग्मा आर है वो कितना एरिया में काम कर रहा है? सर अगर ऐसे करके कोई सर्कल कोई अगर just a minute, Mandal has all जुगाड़।
तो आपको मैं थोड़ा सा काट के दिखा रहा हूं कि कैसा एलिमेंट हमारा बना है, सो दैट आपका एरिया निकालने में कोई दिक्कत ना हो, तो कैलकुलेट द एरिया कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका जो आपका एलिमेंट है इट विल बी लाइक दिस। क्या ऐसा है जो आपका एलिमेंट है, क्या ऐसा है? नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपका क्या होगा, थोड़ा सा थीटा एंगल में बैठा है, डी थीटा एंगल में, इसलिए ऐसे थोड़ा डी थीटा हो जाएगा लाइक दिस। थोड़ा देखने में दिक्कत है। मैं कैमरा चेंज करके दिखा सकता हूँ आपको, जस्ट मैंने चेंज करता हूँ कैमरा। दिख रहा है? अभी आपको दिखाई दे रहा है? तो नाउ यू कैन सी कि ये जो आपका एलिमेंट है, आप बताइए कि इसका ऐसा तो एलिमेंट हो रहा है ना, इट विल बी लाइक दिस। अब आपका ये जो सरफेस है यहां से यहां तक जो आपका इसका रेडियस है, वो रेडियस है आर, द रेडियस इज आर। तो अगर रेडियस आर है तो इसका ये रेडियस है, दिस रेडियस इज आर। तो अगर रेडियस आर है तो ये अगर एंगल डी थीटा है, ये आपका जो एंगल है जो बढ़ रहा है डी थीटा, सर आर इंटू डी थीटा इतना है, ये सुनो। अगर मेरा रेडियस आर है तो यहां से यहां तक कितना होगा, आर इंटू डी थीटा। इसका हाइट कितना है, एच। तो यहां से यहां तक कितना है, आर डी थीटा। ये वाला ये कह रहा है आर डी थीटा, हाइट कितना है, एच। तो ये एरिया कितना है, ये आपका जो रेडियस है, इस रेडियस के तरफ में सिग्मा आर बैठा है, तो ये वाला सरफेस का एरिया कितना है, सर इस वाला सरफेस का एरिया होगा आर डी थीटा इंटू डी एच। तो आप बताइए फोर्स कितना होगा, आप बताइए फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। सर इन दिस सरफेस आपका बोलेंगे कि इनर सरफेस जो है रेडियस आर, तो आपका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा इंटू एच। तो हम बोलेंगे देखिए सर इसमें जो हम यहाँ पे ऐसे ना पूरा लिखने का जरूरत नहीं कि क्या है नहीं है, आपको अभी बताना पड़ेगा कि कॉन्सिडरिंग फोर्सेस। अब हमारा बात हो जाएगा कॉन्सिडरिंग फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, कॉन्सिडरिंग फोर्सेस कौन सा फोर्सेस, सर इसमें हम कॉन्सिडर कर रहे हैं फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, तो यहाँ पे थर्मोकोल का लाइट आ रहा है, एक मिनट। सो यू कैन सी कि जो आपका ये जो एरिया है वो एरिया से, तो हम बोलेंगे सर देखिए कि ये जो आपका फोर्जिंग हो रहा था एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग, ये तो इक्विलिब्रियम में है। एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो कैसे इक्विलिब्रियम में है, आप बोलोगे सर नेट रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन जीरो। बट आप अगर ध्यान से देखोगे कि आपके पास दो ही चीज पता है कि आप इसका रेडियल डायरेक्शन एंड थीटा डायरेक्शन दो ही पता कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर देना चाहिए, सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या करना चाहिए, सर रेडियल डायरेक्शन का फोर्स को जीरो करना चाहिए। तो बोलेंगे एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग, at the end of the forging the body must be in equilibrium, that is the element
ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। जब तुम्हारा बॉडी इक्विलिब्रियम है उसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर आपका बॉडी का सारे पार्ट स्वस्थ है तभी आप स्वस्थ हो। ऐसे ही आपका जो बॉडी इक्विलिब्रियम है तो हर पार्ट उसका इक्विलिब्रियम होगा, तो एलिमेंट विल बी इक्विलिब्रियम। देयरफॉर नेट रिजल्टेंट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन must be 0। आप नेट रिजल्टेंट फोर्स का आप बताइए कि ये जो आपका फोर्स दिखाई दे रहा है ये आपका किस तरफ है? सर रेडियस का अंदर की तरफ है। तो आप बताइए इधर वाला सरफेस का एरिया कितना है? ठीक है, आप बताइए इधर वाला सरफेस का एरिया कितना है, बताइए। ये जो बाहर वाला सरफेस है उसका एरिया कितना है? ये वाला। सर पहले तो आपका रेडियस हो गया r प्लस डी आर, ये रेडियस हो गया r प्लस डी आर। एंगल लेकिन डी थीटा रहेगा। एंगल कहाँ से चेंज होगा? आपका ऐसे करके जो एंगल आ रहा है तो एंगल तो सेम रहेगा ना। ये आपका एंगल जो रहेगा, एंगल आपका सेम रहेगा तो डी थीटा रहेगा, लेकिन आपका रेडियस हो जाएगा r प्लस डी आर। हाइट भी तुम्हारा सेम है तो सामान का हाइट तो सेम ही रहेगा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइट तो आपका सेम रहेगा। तो मतलब क्या है? मतलब होता है कि सर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर है, इस तरफ में जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है दिस एरिया आर प्लस डी आर आपका इसका इंटू डी थीटा इंटू एच। ये आपका जो रेडियस होगा इसका रेडियस होगा आर प्लस डी आर, इसका रेडियस होगा आर प्लस डी आर। ये जो एंगल है डी थीटा एंड ये जो आपका हाइट है एच, तो इसके चक्कर में ये जो पूरा सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर में स्ट्रेस काम कर रहा है, ठीक है, मैं कैमरा चेंज कर देता हूँ। ये जो तुम्हारा सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर, ये जो तुम्हारा सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर आपका रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर काम कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। और हाइट कितना है? एच। तो टोटल एरिया कितना होगा? सर एरिया हो जाएगा आपका आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। तो इसके चक्कर में इतना तो आपका फोर्स रेडियस की तरफ बाहर है तो बाहर की तरफ वाला प्लस मानेंगे और अंदर की तरफ वाला माइनस मानेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रेस है, ये वाला जो फोर्स है, दिस इज फोर्स, क्योंकि अभी आपका स्ट्रेस से हमने एरिया मल्टीप्लाई करके फोर्स बना दे रहा है, इसलिए आप बोलेंगे सर ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, पहले आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा? सर उसमें आ जाएगा सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा इंटू एच। ठीक है, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। ठीक है, ये आपका एक किस तरफ है? सर ये प्लस की तरफ है, इसलिए यहां पे हो जाएगा दिस इज प्लस। ये आपका प्लस के तरफ है इसलिए इतना हो गया दैट इज प्लस। और माइनस के तरफ, माइनस के तरफ, सर माइनस के तरफ हमारा बैठा था ये दिस वन, तो कितना? सर माइनस की तरफ बैठा था दैट इज सिग्मा थीटा आर, सिग्मा आर इंटू डी थीटा इंटू एच। तो आपका माइनस का तरफ आ जाएगा माइनस सिग्मा आर इंटू डी थीटा इंटू एच। तो इसमें आएगा सिग्मा आर इंटू डी थीटा इंटू एच। ये बन जाएगा आपका रेडियस के अंदर की तरफ। तो रेडियस के बाहर की तरफ इतना है, रेडियस के अंदर की तरफ इतना है। अब अगर आप बताइए कि ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया कितना है? ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसका एरिया कितना है? सर अगर इसका टॉप व्यू में दिक्कत नहीं पता चल रहा है, इसमें तो आप पक्का दिख रहा है सर इस तरफ आपका डी आर है और इस तरफ आर डी थीटा है। इसका जो टॉप सरफेस का एरिया होगा वो कितना होगा? सर इस तरफ से आपका क्या है? डी आर है और इस तरफ से आर डी थीटा है, बोला थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो इन्फिनिटली स्मॉल है। ये तो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटली स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका आर डी थीटा इस तरफ है और इस तरफ डी आर है। तो सर ये आपका देखिए आर डी थीटा इधर है और डी आर है, तो ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? आर डी थीटा इंटू डी आर, ये आपका डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर होगा ना। तो इसलिए जो टॉप सरफेस है हमारा जो एरिया होगा ये आपका दिस इज द टॉप सरफेस, दिस इज द टॉप सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक आर डी थीटा, इस तरफ में आएगा डी आर, तो इसके चक्कर में आपका कितना होगा? ये आपका आर डी थीटा इस तरफ डी आर।
तो ऐसे करके जो एरिया मिल रहा है दिस एरिया, तो सर ये एरिया से हमें क्या लेना देना, क्योंकि उसी सा एरिया में दो फोर्स मिलेगा, एक आपका P वाला प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करने से फोर्स मिलेगा, और एक सिग्मा आर वाला है उसके चक्कर में टाउ आर वाला है, तो टाउ आर के साथ बोलोगे सर आर डी थीटा इंटू डी आर, ये मल्टीप्लाई करने से बनेगा तुम्हारा दिस इज आर डी थीटा, इस तरह में डी आर, ये आपका मिलेगा फोर्स, और ये भी आपका प्रेशर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, प्रेशर के साथ भी, कि प्रेशर के साथ क्या होगा सर, ये आपका प्रेशर अगर P है उसके साथ भी होगा आर डी थीटा इंटू डी आर, तो ये आपका टॉप सरफेस में है, बॉटम में नहीं है, भला बॉटम में भी होगा, तो अब P इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर, और टावर इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में अपर सरफेस में और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लोअर सरफेस में दोनों में नहीं है? क्या आपको रेडियली अपर सरफेस में, रेडियली आपका जो फोर्स आ रहा है ये पूरा सरफेस जो है इसका रेडियस में ऐसे काम कर रहा है शियर फोर्स, ठीक है? आपका जो ये शियर फोर्स है, शियर फोर्स कैसे काम करेगा सर, ये जो आपका पूरा सरफेस है इसमें रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में पूरा सरफेस में मैंने क्या किया, टावर इंटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे तरफ फोर्स, ऊपर सरफेस में अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा, एंड बॉटम सरफेस में तो अंदर की तरफ फोर्स करेगा, काम करेगा, तो बाहर वाला सरफेस में अंदर तरफ काम करेगा और अंदर वाला सरफेस में काम करेगा, तो टॉप एंड बॉटम दोनों सरफेस में काम कर रहा है। तो बताइए टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस अगर दोनों सरफेस में काम कर रहा है तो कैसे करेंगे सर, टॉप में भी काम कर रहा है बॉटम में भी काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस दोनों में काम कर रहा है, इसका हम लोग 2 बार होगा, इसलिए करेंगे किस तरफ, अंदर की तरफ, -2 इंटू टावर इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर, दैट इज द शियर स्ट्रेस जो अंदर की तरफ काम कर रहा है। अब दिक्कत पैदा हुआ कि सर अगर हम देखें कि 2 ऐसा फोर्स है जो काम कर रहा है, फोर्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये बहुत ही तोप वाला विषय है, अब सब लोग ढंग से समझो। ये जो सरफेस है इधर वाला, इस सरफेस में ऐसे करके एक फोर्स काम कर रहा है, ये जो सरफेस है इसमें ऐसे करके एक फोर्स काम कर रहा है, इसको छोड़ दो। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर में होगा? ये सुन लो, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर में होगा, आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है सर? बचपन से हमें पता है कि अगर ऐसे 2 फोर्स काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है एक इधर काम कर रहा है, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, 2-2 करके, इसका दोनों का एक इस तरफ में कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक आएगा, एक इस तरफ में आएगा, एक इस तरफ में आएगा, एक इस तरफ में आएगा, जो आपका इस तरफ में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और इधर वाला दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। ये सुन लो, तो आपका ये बहुत ही समझने का विषय है कि बहुत ही तोप वाला विषय है कि ये जो सरफेस हमारा दिख रहा है, इधर वाला जो सरफेस है, ये दोनों तरफ में जो सरफेस है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, इन दोनों में जो फोर्स काम कर रहा है ये ऐसे टेंजेंट, ये आपका क्या टेंजेंशियल है, ये आपका टेंजेंशियल है, लेकिन इसका 2-2 कंपोनेंट आएगा, एक रेडियस की तरफ आएगा, एक आपका रेडियस की तरफ आएगा, एक आपका टेंजेंट की तरफ आएगा। ये जो 2 एंगल में एंगल की तरफ काम कर रहा है तो उसको हमारा एक टेंजेंट की तरफ आएगा और एंगल की तरफ आएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आपका बेसिकली रेडियली इनवर्ड में आएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट रेडियली इनवर्ड में आएगा। तो हमने देखा कि सर ये जो आप स्ट्रेस का बात करो 3D में ढंग से दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे 2D में ढंग से दिखता है कि इधर अगर सिग्मा थीटा उसका रिजल्टेंट इनर की तरफ ही होगा। अगर ये सिग्मा थीटा है, ये सिग्मा थीटा है, उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना एरिया सर आप देख लीजिए, इसका हाइट कितना है h, इधर कितना है dr। आप ऐसे 3D में भी दिख जाएगा कि आपका ये जो हाइट है कितना है, ये आपका हाइट है, हाइट कितना है सर, यहाँ से आप देखिए कि जो हाइट आ रहा है दैट इज h, और इस तरह में कितना है dr, तो ये जो सरफेस है उसका एरिया कितना है, इस सरफेस का एरिया कितना है dr इंटू h। तो आपका ये जो एलिमेंट दिख रहा है, इस एलिमेंट में देख लो, इस एलिमेंट में कैमरा चेंज करके दिखा देता हूँ, तो आपका इधर वाला कितना है, यहाँ से तक कितना है, यहाँ से तक कितना है dr, और इस तरह हाइट कितना है h, तो dr इंटू h होगा ना एरिया। तो इसलिए dr इंटू h अगर एरिया है तो तब पता चला सर इसका जो फोर्स होगा सिग्मा थीटा इंटू dr इंटू h। लेकिन लोचा है कि वो 3D में हमें दिख नहीं रहा है, 3D में हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसके लिए 2D में एक अलग से डायग्राम इसमें बनाते हैं।
एक्सिस सिमेट्रिकल फोर्जिंग में। अच्छा बोला सर इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम एग्जाम सेंटर में। भाई तुमको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो पूरा लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमें पता ही रहता है कि जो थियोरिटिकल चीज होता है, क्वेश्चन होता है, जो प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है, वो हमें बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो तो यूज टू है ना, हम उसमें तो नया कुछ नहीं करना है। भाई ये हमारा ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसे इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है, बात खत्म। आप दिखाई दे रहा है कि सर ये जो आपका डी थीटा वाला बात चल रहा है, तो अगर हमने ऐसे देखे कि ऐसे करके हमारा डी थीटा एंगल बैठा हुआ है और ऐसे करके हमारा जो एलिमेंट है इसका इधर से हमने देखा फोर्स आ रहा है। फोर्स कितना आ रहा है सर? सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच। ये कितना फोर्स है? सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच। अब हमें क्या करना होता है, बचपन से ही पता है कि ये कभी भी कोई धरती में कोई फोर्स को अगर जोड़ना है, पहले इस फोर्स को हम यहां पे उठा के ले जाएंगे, इसको यहां पे उठा के ले जाएंगे, तब तो जोड़ेंगे। भाई तुमने वेक्टर का ट्रायंगल से एडिशन करो, आपने पैरेललोग्राम से एडिशन करो, आपने कंपोनेंट तोड़ के करो, दोनों वेक्टर को एक बिंदु में लेके तो आओ। तो दोनों वेक्टर को हमने एक बिंदु में लेके आ गया। कहां पे ना? इसका सेंटर में लेके आ गया, इस सेंटर में। जैसे सेंटर में लेके आ गया, आप बताइए कि ये जो एंगल था डी थीटा टोटल, तो ये एंगल कितना हो गया सर? डी थीटा बाई 2। ये एंगल कितना हो गया सर? डी थीटा बाई 2। आप मुझे बताइए कि अगर हमें कंपोनेंट तोड़ना है तो आप इसका 2 टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा और 2 रेडियल। इसका भी एक टेंजेंशियल रेडियस आएगा और इसका भी टेंजेंशियल रेडियल आएगा। ये सुनो, आप ये थोड़ा सा ध्यान रख के सोच विचार करना है। थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। और आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पे मेरा ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है? सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच। इसका इस तरफ में कंपोनेंट जाएगा जो टेंजेंशियल, और इस तरफ में कंपोनेंट जाएगा जो रेडियल। एंड दिस एंगल इज डी थीटा बाई 2। ये वाला एंगल है कितना? डी थीटा बाई 2। तो अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो आप बताइए यहां पे कितना होगा सर? ये अगर डी थीटा बाई 2 एंगल बैठा हुआ है तो ये वाला कितना होगा सर? यहां पे आप देखिए ये वाला आएगा डी थीटा बाई 2। क्यों? तुम्हारा एक ट्रायंगल होता है धरती में, तो अगर ऐसे ट्रायंगल है, ये अगर आपका डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला तो डी थीटा बाई 2 आ रहा है, तो इसके चक्कर में इधर में आ जाएगा सर डी थीटा बाई 2। जब आया तो बताओ, बचपन से हमने बोले थे जो फोर्स है उसका थीटा वाला एंगल में कॉस होगा। तो इसका मतलब ये फोर्स कितना होगा? सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच फोर्स है, इंटू कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच है, कॉस ऑफ डी थीटा। तो ये क्या होगा सर? आपका सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। तो ऐसे करके हमने इधर वाला जो फोर्स का कंपोनेंट था, इसका 2 कंपोनेंट निकाला, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। अब इधर वाला का भी निकालो सर। इस तरह में भी जो आएगा, उसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे नहीं, पर्पल भी हो गया, ब्लू। अब सर इसका जो इधर में कंपोनेंट आएगा, दैट इज ये जो कंपोनेंट आएगा ये आपका सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच इंटू कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। एंड इसका इधर में कंपोनेंट आएगा, दैट इज ऑल्सो सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। तो आप बताइए ये जो 2 फोर्स था उसका रिजल्टेंट क्या निकला सर? इस कॉस कंपोनेंट को खत्म कर दिया। और ये जो 2 साइन कंपोनेंट है सर, ये जो 2 साइन कंपोनेंट है आपका, एक ये जो ग्रीन वाला है वो भी रेडियल के इनर, और आपका जो ब्लू वाला है भी, तो मतलब इधर का भी कंपोनेंट, उधर दोनों कंपोनेंट जोड़ गया। फिर दोनों कंपोनेंट जोड़ गया, फिर सर दोनों कंपोनेंट जोड़ गया। सर ये जो इतना सारा आपने कांड किया, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है इसको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद समझने के लिए कर रहा है। यहां पर अगर पूरा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पूरा डायग्राम क्लियर करके बना देना है। एन बना देना है। क्या मैंने लिख दिया ना कि भाई ये जो हमने बात कर रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन इज 0, इसलिए रेडियल डायरेक्शन में 0 कर दिया। तो सर ये तो आपका पहले रेडियल डायरेक्शन में था, और जो 2 आ गया रेडियल में, तो बोलेंगे सर वो भी ऐड कर दो, तो माइनस
2 इंटू, क्योंकि 2 बार हो गया, सिग्मा थीटा इंटू डी आर इंटू एच इंटू साइन डी थीटा बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। फाइनली हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गया, फिर हमारा एलिमेंट का कहानी समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो इक्वेशन अभी बना लिया ये हमारा पूरा खेल खेल देगा, क्योंकि अभी हमारा एक एलिमेंटल इक्वेशन बन गया कि एलिमेंटल इक्वेशन को सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका कभी भी सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो आपको वो जुगाड़ लगाना है, बट ये बात ध्यान रखें कि जो इक्वेशन बनाना था हमने बना दिया। बोला इतना बड़ा इक्वेशन नहीं, छोटा खुद ही हो जाएगा। अभी सोचो तो रुको तो सही, छोटा खुद ही हो जाएगा, उसके चक्कर में आपका ये इक्वेशन खुद से ही छोटा हो जाएगा। चलो एक एक करके सोच बार किया जाए। सबसे पहला विषय है, क्या डी थीटा बहुत छोटा नहीं है? बोला हाँ है। तो बताओ साइन डी थीटा बाई 2 क्या होगा? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। तो हमारा डी थीटा बाई 2 है, इज वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 क्या होगा? डी थीटा बाई 2 ही होगा ना। डी थीटा बाई 2 साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, तो डी थीटा बाई 2 ही होगा ना। इसलिए बोला सर स्मॉल है, लेकिन ये बात ध्यान रखें रेडियन यूनिट में होता है, इस डिग्री में नहीं होता है। ये डी थीटा बाई 2 हमारा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो सर एक तो बात आपका हो गया कि यहाँ पे साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इस अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जैसे ही हो जाएगा आप देखोगे सारे से डी थीटा कट जाएगा। करके दिखाऊं, सारे से डी थीटा कट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से देखिए सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा इंटू एच माइनस सिग्मा आर इंटू डी थीटा इंटू एच माइनस 2 टावर इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर माइनस 2 सिग्मा थीटा डी आर इंटू एच इंटू डी थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देखो कि आपका 2 के साथ 2 काट गया। और दूसरा होता है यहाँ पे एक डी थीटा था, 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 सारे काट गया, क्योंकि वो डी थीटा कॉमन चला जाएगा, काट के उस तरफ में 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए आपका ऐसे इक्वेशन बन गया कि भाई थोड़ा सा सुधार तो गया। अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलता है एक्सीसिमेट्रिकल। ये आपको थोड़ा सा मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझाऊंगा, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा जेड हम यूज कर रहे हैं, देख लिया आपने। हम जो यूज कर रहे हैं वो आपका कौन सा है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसलिए हमने आर थीटा एंड जेड ये इस्तेमाल कर रहा है। जिसको बोला जाता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे कार्टेशियन में थोड़ा सा देखो कि जैसे मान लो कि आपका धरती में, समझा रहा हूं, ये आपको एग्जाम सेंटर में नहीं करना है। जैसे आपको मान लिया जाए कि ऐसे कोई एलिमेंट है, इस तरफ में सिग्मा एक्स आपका स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस तरफ में सिग्मा वाई आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है। आप बोल रहे हैं ये दोनों एक्सिस में ना सर सेम स्ट्रेन आया है, दोनों एक्सिस में सेम स्ट्रेन आया है। ये तभी हो सकता है जब दोनों एक्सिस में सेम स्ट्रेस आएगा। मतलब क्वेश्चन है कि हमारा एक्सिस सिमेट्रिकल है तो दोनों एक्सिस में सिमेट्रिकल आएगा ना, तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं, वहाँ पर आर एन थीटा होगा। बट चलो हम पहले कार्टेशियन में समझे, उसके बाद उसका सिलिंड्रिकल में अप्लाई करेंगे। कार्टेशियन में आप बता रहा हूँ कि अगर एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू इक्वल टू एप्सिलॉन वाई होता है, क्योंकि दोनों एक्सिस में अगर स्ट्रेन बराबर होता है, एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू अगर एप्सिलॉन वाई का बराबर होता है, दोनों एक्सिस में अगर स्ट्रेन का बराबर होता है, स्ट्रेन दोनों एक्सिस में अगर बराबर होता है तो आपका स्ट्रेस भी बराबर होगा। एप्सिलॉन कितना है? तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई, सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई। आपका स्ट्रेन अगर दोनों तरफ बराबर है तो आप देखो कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, तो स्ट्रेस डिवाइड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई बी, ये आपका सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू इंटू। आप देखिए ई सारे कैंसिल आउट हो गया। आप इस सिग्मा को इधर लेके आइए, सर आपका सिग्मा एक्स इंटू 1 प्लस म्यू हो रहा है,
इसको उधर ले जाए, सिग्मा वाई इंटू 1 प्लस म्यू हो रहा है। मतलब आपने जैसे इसको सिग्मा इसको एक तरफ क्या वाई किया तो सर आपको पूरा दिखाई दे रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 प्लस म्यू कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा एक्स ये माइनस वाला इधर के प्लस हो गया 1 प्लस म्यू, सिग्मा वाई माइनस वाला जगह प्लस हो गया 1 प्लस म्यू। तो 1 प्लस म्यू काटने के बाद क्या दिखाई दिया, सिग्मा एक्स का वैल्यू इक्वल टू सिग्मा वाई। क्या दिखाई दिया, सिग्मा एक्स का वैल्यू इक्वल टू सिग्मा वाई। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि सिग्मा एक्स का जो वैल्यू है वो आपका इक्वल टू सिग्मा वाई का बराबर होता है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेन बराबर होगा तो स्ट्रेस बराबर होना ही पड़ेगा। तो इन दिस केस जब हमारा एक्सिस सिमेट्रिकल है, हमारा कार्टेशियन ना होके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम बोलेंगे सर सिलिंड्रिकल में भी तो दो एक्सिस आपका रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों है, तो वो भी आपका तो दोनों एक्सिस में सेम आना चाहिए। तो लिखिए फॉर एक्सिस सिमेट्रिकल फोर्जिंग, तो आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन थीटा होगा, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, ये आपका सिलिंड्रिकल। आपका जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें भी तो दो एक्सिस है, एक रेडियल एक्सिस है एक टेंजेंशियल एक्सिस है। इन दोनों तरफ में आपका सेम टू सेम स्ट्रेन आना चाहिए, नहीं तो सर्कल पहले डायमीटर जो बढ़ रहा है मतलब वो सर्कल ही रह रहा है और डायमीटर बढ़ता जा रहा है, ये सर्कल ही रह रहा है उसमें डायमीटर बढ़ता जा रहा है। तो एप्सिलॉन थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन आर का बराबर होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन थीटा का बराबर होता है। इसलिए एक्सिस सिमेट्रिकल फोर्जिंग के केस में ये बराबर है। सर ये अगर बराबर है हम लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा थीटा। यही हम तब से चाहते थे कि तुम्हारा जो नॉर्मल जो स्ट्रेन है ये आपका रेडियल डायरेक्शन में जो होगा और थीटा डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होगा। अगर सेम नहीं होता सर, सेम नहीं होता तो तुम्हारा वो एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं होता। इसके चक्कर में हमारा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब हमें एक और एक्स्ट्रा चीज मिल गया कि जो आपका है दैट इज इक्वल टू सिग्मा आर, क्योंकि ये जो चीज है सिग्मा थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे सिग्मा आर चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम एक एक करके तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे तोड़ना है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या हुआ, सिग्मा आर इंटू एच। यहाँ पे तोड़ो कोई बात नहीं, फटाफट आंसर आ जाएगा। कोई अभी लगेगा बहुत डिफिकल्ट बट बहुत सिंपल है। सिग्मा आर के साथ एक आर मल्टीप्लाई होगा एंड एक एच मल्टीप्लाई होगा। भाई एच तो रहता ही है, सिग्मा आर के साथ एच मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरा वाला क्या होगा सर, ये जो आपका सिग्मा आर के साथ डी आर है इंटू एच प्लस सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच, फिर उसका हो गया। अब आता है सर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें प्लस डी सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच प्लस इसका क्या होगा, नहीं इंटू आर, पहला आर होगा, पहले डी सिग्मा आर इंटू एच, फिर आपका डी सिग्मा आर के साथ डी आर इंटू एच होगा। सर ये आपका डी सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच भी होगा, डी सिग्मा आर डी आर इंटू एच। तो इसके चक्कर में आपका सारा कहानी पता चल गया। तो कितना चीज मिला सर, आप देखो कि एक टर्म से जब हमने तोड़ेंगे ऐसे दो दो तो मंड ए बी बी सी सी डी डी ए डी ऐसे होगा ना, तो ए बी बी सी सी डी ए डी, तो इसके चक्कर में चारों जोड़ के हमें ऐसा मिल गया। तो मतलब हमें पता चला कि एक टर्म से ऐसे चार मिलने वाला है। ठीक है, एक टर्म से ऐसे चार मिलने वाला है पहला सा। दूसरा से क्या मिला, माइनस सिग्मा आर इंटू आर इंटू एच, कितना मिला, माइनस सिग्मा आर इंटू आर इंटू एच। इसके चक्कर में ये मिल गया माइनस सिग्मा आर इंटू एच। दूसरा वाला माइनस 2 टावर इंटू आर इंटू डी आर, माइनस 2 टावर इंटू आर इंटू डी आर।
यहाँ से माइनस 2 आर इंटू डी आर, और कौन सा बचा, क्योंकि सिग्मा थीटा आपका सिग्मा आर बन चुका है एंड डी आर इंटू एच बन गया, तो माइनस सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकता है कि हमारे पास ऐसे 7 पैरामीटर आया है। कितना पैरामीटर, 7 पैरामीटर आया है, 7। बट अगर देखेंगे इसको काटा जा सकता है, बहुत सारी चीज कैंसिल आउट होने के लिए तड़प रहा है। ये आपका सिग्मा आर इंटू एच के साथ, सिग्मा आर इंटू एच के साथ, ये आपका सिग्मा आर इंटू एच काटने के लिए तड़प रहा है। ये दोनों को कैंसिल करो, 2 तो पहले ही खत्म हो गया। सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच के साथ सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसके चक्कर में ये जो चीज है इसके साथ ये भी हो जाएगा। तो इसके चक्कर में आपका सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच, सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ में सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच, सिग्मा आर इंटू डी आर इंटू एच दोनों तरफ में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप बोला सर 4 तो पहले ही खत्म हो गया। आप मुझे देखिए डी सिग्मा आर इंटू एच है, यहाँ पे डी सिग्मा डी आर इंटू एच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, और सेकेंड ऑर्डर अगर आ गया फर्स्ट ऑर्डर के साथ तो ये आपका नेग्लेक्टेड। ऐसे कैसे, वो मैं बताता हूं। पहले तो देखो आपका इक्वेशन क्या फाइनली मिला सर, बहुत ही छोटा सा इक्वेशन मिला, डी सिग्मा आर इंटू एच माइनस 2 इंटू टावर, जो आपका मिला है 2 इंटू टावर इंटू आर इंटू डी आर दैट इज इक्वल टू 0। सर एक तो आप देखिए इसका आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां भी एक आर है, यहां भी एक आर है, और कॉमन चला जाएगा। अब हमने इसको इसके नीचे उतारेंगे, इसके नीचे उतारेंगे, तो क्या मिला सर आपका डी सिग्मा आर डी आर माइनस 2 टावर बाई एच इक्वल टू 0 दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस एलिमेंट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमने इतना मेहनत करके पहले प्रूफ किया कि तुम्हारा डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस 2 टावर बाई एच इक्वल टू 0, इतना पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस एलिमेंट। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये 20 मार्क्स देके काम किया है, 10 मार्क्स का काम हम पहले कर रहे हैं, 10 मार्क्स का बाद में। तो अभी तक हमारा कितना हुआ, 7 मार्क्स का काम हुआ, 3 मार्क्स का और भी है। तो सबसे पहला हम बोलेंगे कि सर ये जो आपने यहाँ पे किया ऐसे खेल क्यों किया। देखो डी सिग्मा आर दुनिया में कहीं भी डी एक्स, जैसे मान लो डी एक्स है, उसका वैल्यू कितना है, समथिंग एनीथिंग जैसे डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है। अगर आपको बोला जाए डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है सर 0.00000000000001। डी वाई कितना है 0.00000000000002। आप बताइए कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना जीरो बनेगा पहले सर, इसका जितना जीरो प्लस इसका जितना जीरो उतना बन जाएगा। तो आप जब देख रहे हो कि सर इसके लिए एक डी आर है जो इतना ऑर्डर का है, इसके लिए आपका डी सिग्मा है आर है उसका उतना ऑर्डर का है, लेकिन अगर इसका डबल मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगर ये 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा। तो क्या होगा कि पॉइंट के बाद और 10 जीरो आने के बाद, पहले तो 10 जीरो आ ही रहा है, उसके बाद और 10 जीरो का कोई चीज आएगा, तो क्या आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका जीरो का कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मल्टीप्लाई कर देने के इसके बाद, ये दोनों जीरो के बाद अगर डी एक्स वाई डी बोलेंगे, मैं करके दिखाता हूं कि अगर आपको डी एक्स डी वाई बोलूंगा तो उसका क्या होगा 0. ऐसे जो जीरो है, इतना जीरो देने के बाद, इतना जीरो देने के बाद, इतना जीरो देने के बाद, इतना जीरो के बाद 2 आएगा, और भी ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें 2-4 जीरो मुझे इच्छा से कम हो गया। आप मुझे बताइए जब अगर ऐसे जोड़ना होगा कभी कि इन दोनों जोड़ेंगे कि इसको भी जोड़ेंगे, लॉजिकली सोचिए कि भाई अगर हमें जोड़ना पड़ेगा तो हमें डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई दोनों को जोड़ना है। सर ये लास्ट वाला तो कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका पहले डेटा आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा कोई काम का नहीं होता है। इसलिए जब हमारा अगर पहला से फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरा वाला फर्स्ट ऑर्डर है, बीच में सेकंड ऑर्डर है, हम निगलेक्ट करते हैं। बट अगर सारे ही सेकंड ऑर्डर है मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सारे ही सेकेंड ऑर्डर है तो सबका ही ऑर्डर ऐसे आएगा ना, पॉइंट के बाद उतना, पॉइंट के बाद 10⁻10 भी हम लगाएंगे, 10⁻40 भी हम लेंगे। कब? जब सारे का उस रेंज का होगा डेटा, प्लस माइनस कुछ किया जा रहा है और सारे का इस रेंज का डेटा आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो बोला सर हमने तो डीएस डिवाइड डीजेड भी यूज करता है। हाँ करते हैं, जब सबका डीएस डिवाइड डीजेड होता है तब यूज होगा। ये पहले खून में घुसे, बचपन से आज तक कुछ समझा नहीं कि क्यों काट देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में जब आप जोड़ने जाओगे तो ये जो ऑर्डर का आता है, ये जो ऑर्डर का आता है इसका डबल ऑर्डर का आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके। बट अगर सबका ही डबल ऑर्डर का है तो चलेगा, फिर ट्रिपल ऑर्डर का है सबका ही ट्रिपल ऑर्डर का चलेगा। लेकिन दिक्कत तब होता है जब एक फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, आपका तीसरा सेकेंड ऑर्डर है, ऐसे एक फर्स्ट ऑर्डर दूसरा सेकेंड ऑर्डर का है, कोई भी ऐसा केस है, जोड़ने जब जाओगे तो आपका उस पॉइंट के बाद जरूरत नहीं पड़ता है। इसके चक्कर में ये वाला खेल खेलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया डी सिग्मा आर डी आर माइनस 2 टाउ आर माइनस एच इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये आपका क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 पहले हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही किया बोला सर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन करना होता है, इसलिए मेरा होता है 7 मार्क्स का काम हुआ, अभी 3 मार्क्स का और है। जो भी मेटल फॉर्मिंग होता है इस धरती में, जो भी मेटल फॉर्मिंग होता है, क्या ब्रिटिल मेटेरियल का हो सकता है? सर कभी नहीं, टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ब्रिटिल मेटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो कौन सा मेटेरियल? डक्टाइल। डक्टाइल मेटेरियल अगर है तो हमारा जो थियोरीज ऑफ प्लास्टिसिटी आपने पढ़ा हो, थ्योरीज ऑफ फेलियर, मैं बोल रहा हूँ थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, वो 2 ही लगेगा, एक वॉन माइसेस लगेगा और एक ट्रेस्का लगेगा। तो हमने बताओ सबसे पहले क्या करता है कि जैसे हमारा एक्सिसिमेटल फोर्जिंग, हम ट्रेस्का थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, प्रेफरेंसेस का ट्रेस्का को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी दोनों से हमें करना पड़ेगा। तब पता चला सर फॉर डक्टाइल मटेरियल there are 2 theories of plasticity. There are 2 theories of plasticity. कौन सा? पहला है ट्रेस्का थ्योरी, तो आप बताइए कि आपका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में कौन कौन सा स्ट्रेस था। अभी जो हमने एलिमेंट बनाया थे, ऐसे करके जो एलिमेंट बनाए थे उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस था? ये जो आप एलिमेंट बनाए थे इसमें कौन कौन सा स्ट्रेस था? सर एक तो हमारा इस तरफ में, इसके इस तरफ में सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस था, इस तरफ में सिग्मा थीटा जिसका वैल्यू सिग्मा आर का बाद में बराबर आया था, वो एक दूसरा स्ट्रेस था, प्रिंसिपल स्ट्रेस 3 एक्सिस में। इस तरफ में आपका प्रेशर एक था, दैट इज प्रेशर कौन सा स्ट्रेस होगा सर? सिग्मा 3 इक्वल टू माइनस पी होगा, क्योंकि प्रेशर आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बनाता है। और यहाँ पे जो टावर होता है इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, ऐसे नेग्लेक्टेड ना बोल के इसको ओवरलूक्ड बोला जाता है एक्चुअली, बेसिकली नेग्लेक्टेड और ओवरलुक्ड। और सर ये जो आपने मेथड यूज किया इसका नाम है स्लैब मेथड ऑफ एनालिसिस। और स्लैब मेथड ऑफ एनालिसिस का ये एक प्रॉब्लम है कि हमें इसमें टावर जो रहता है उसको हमें ओवरलुक करना पड़ता है, नहीं तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सर ये हमारा सिग्मा 1 दिख रहा है, ये हमारा सिग्मा 2 दिख रहा है और ये हमारा सिग्मा 3 दिख रहा है। तो हम बोलेंगे सर ये जो आपका ट्रेस्का थ्योरी लगाने का प्रयास कर रहे हो तो आपका एलिमेंट में जो स्ट्रेस आया है तो आपका सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा आर आया है, सिग्मा 2 का वैल्यू सिग्मा थीटा आया है जो कि खुद ही सिग्मा आर का बराबर है, एंड सिग्मा 3 का वैल्यू माइनस पी आया है। ठीक है, सिग्मा 3 का वैल्यू माइनस पी आया है। तो बोला सर ये सब 1 2 3 आपने लिख दिया, तो ये लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस।
इन रेडियल, टेंजेंशियल एंड एक्सियल डायरेक्शंस। ते लिख दिया। आप बताइए कि अगर ट्रेस्कास थ्योरी हम अप्लाई करते हैं तो कौन सा जुगाड़ लगता है? सर उसमें तो सिंपल है, ट्रेस्कास थ्योरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 0। मतलब सर इक्वल टू नहीं होता है, हमने पढ़े हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा y। ये है थ्योरीज ऑफ फेलियर जो आप पढ़े हो, जो आप बचपन से पढ़ो थ्योरीज ऑफ फेलियर। उसमें होता है कि मेटेरियल का फेलियर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है उसका वैल्यू सिग्मा y से कम होना चाहिए, सो दैट मेटेरियल का यील्डिंग ना हो पाए। क्या यहाँ पे नहीं होगा? सर सिर्फ यील्डिंग नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इसलिए सिग्मा 0 जो है ये हमारा देना पड़ता है फ्लो स्ट्रेस। तो आप बोलोगे सर सिग्मा 0 आपका क्या हो गया? फ्लो स्ट्रेस। मतलब मेटल को मुझे प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए इस सिग्मा 0 अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो आपका सिग्मा 1 कितना है? सर सिग्मा 1 का वैल्यू आ गया सिग्मा r माइनस सिग्मा 3 का वैल्यू कितना है? माइनस p इक्वल टू सिग्मा 0। इसका मतलब सिग्मा r प्लस p इक्वल टू सिग्मा 0। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ट्रेस्कास थ्योरी कह रहा है कि ये जो आपने सोच विचार कर रहे हो ना, इसमें बोला सर ऐसे क्यों सोच विचार कर रहे हो? अगर हम पूछे कि क्यों सोच रहे हो ऐसे, अगर सोचने का आपका क्या जरूरत पड़ गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 अननोन है, एक सिग्मा आर है, 3 वेरिएबल है, अननोन नहीं 3 वेरिएबल है, सिग्मा आर एंड टाउ आर। एच आपका कांस्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग था। नहीं वो तो वेरी कर रहा था भाई, वो वेरी पहले कर रहा था, एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग में कहाँ वेरी कर रहा था? जो हमने जियोमेट्री इस्तेमाल किया एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग का, इसलिए एच का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग। ये टाउ आर भी वेरी करेगा, सिग्मा आर भी वेरी करेगा, आर भी वेरी करेगा। अगर एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड 3 अननोन होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसे कैसे? बचपन से आप याद करो, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या उसमें एक्स एंड वाई रहता है, जेड होता ही नहीं है। नहीं ऐसे तो कभी सुना नहीं कि ऐसे सॉल्यूशन हुआ। एक्स एंड वाई रहता है, जेड होता ही नहीं है। तो इसके चक्कर में यहाँ पे आपका 3 हो गया। उस 3 वेरिएबल को 2 में कन्वर्ट करने का जुगाड़ है कि आपको एक कंडीशन मिल गया तो आपका क्या होगा? 3 वेरिएबल 2 में कन्वर्ट होने का आ जाएगा। सिग्मा आर प्लस पी इक्वल टू सिग्मा 0 की इक्वेशन, एक अलग कंडीशन मिल गया ना, तो इसको यूज करना पड़ता है अगर हम 3 अननोन को 2 में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या होगा। सर ये तो हो गया आपका ट्रेस्कास थ्योरी, क्योंकि वॉन माइसेस भी तो बोलता है और एक आता है। तो सबसे पहले दूसरा हो गया, दैट इज वॉन माइसेस थ्योरी। उसमें क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 इसका होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा 0 का स्क्वायर। अच्छा ये 2 भी रहेगा, हाँ 2 रहेगा, एक्चुअली बाई 2 रहता है, उसको एक्चुअली उसमें लेगा 2 हो जाएगा। तो सर नहीं हमने पढ़ा लेस देन इक्वल टू होगा। भाई तुमने थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े हो, जहां पे फेलियर नहीं होना चाहिए। आप मेटल का फेलियर भी हो गया और प्लास्टिकली डिफॉर्म भी हो गया, इसलिए इक्वल टू होगा, क्योंकि डिफॉर्म हो गया, यहाँ पे होने वाला नहीं है, होगा नहीं है, हो चुका है, इसलिए इक्वल टू होगा एंड आपका फ्लो स्ट्रेस का बराबर होगा। आप पुट करो डेटा। सर इसमें दिखाई दे रहा है मुझे ये आपका सिग्मा 1 का वैल्यू है सिग्मा आर, इसका वैल्यू भी है सिग्मा आर, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू है सिग्मा आर माइनस 1 है प्लस पी, इसका भी हो गया होल स्क्वायर प्लस इसका जगह माइनस पी माइनस सिग्मा आर, इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा 0 का स्क्वायर। सर एक तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है। और क्या बचा? और आपको देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू सिग्मा आर प्लस पी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा 0 का होल स्क्वायर, और सिग्मा आर प्लस पी इक्वल टू सिग्मा 0। तो आप देखा दोनों इक्वेशन सेम आ गया, तो इसको भी इक्वेशन 2 देंगे। क्यों देंगे भाई? तुम्हारा ए भी जो था और सेम टू सेम है ना। तो बोलता अच्छा वॉन माइसेस एंड ट्रेस्का दोनों ने यहाँ पे सेम रिजल्ट देता है, सिग्मा आर प्लस पी का वैल्यू इक्वल टू सिग्मा 0।
वन माइनस स्ट्रेस का हमारा दोनों में जो आपका ये रिजल्ट दे रहा है दोनों सेम है, लेकिन आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो इसको यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पे दिख रहा है डी सिग्मा डी आर, वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, अगर दोनों का इक्वेशन ऐसा हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, बताओ क्या होगा, डी सिग्मा आर डी आर प्लस डी पी डी आर इक्वल टू 0। क्यों भाई, तुम्हारा सिग्मा 0 फ्लो स्ट्रेस है, वो तो उस मेटेरियल का कांस्टेंट है, तो इसके चक्कर में एक कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। प्रेशर भी चेंज होता है, उसका वेरिएशन वेरिएबल होगा, सिग्मा आर भी होता है। तो सर ये पता चला डी सिग्मा आर डी आर इक्वल टू माइनस डी पी डी आर हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया 3 कि भाई ये तो हमारा एक कंडीशन मिल गया कि डी सिग्मा आर डी आर इक्वल टू माइनस डी पी डी आर हो जाएगा। लेकिन इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बोला, सर पूरा सरफेस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंसीडर करो, पूरा सरफेस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंसीडर करो। तो लिखो कंसीडरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो टावर इक्वल टू हो जाता है म्यू इनटू प्रेशर। तो सर ये कौन सा जुगाड़ है आपका, ये दुनिया का ऐसे नहीं कि सिर्फ मेटल फॉर्मिंग का बात कर रहा हूं, धरती में जहां भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसमें टावर जो शियर स्ट्रेस होगा इक्वल टू म्यू इनटू प्रेशर। बोला ऐसे कैसे, अब चलो आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा एक वर्क पीस है, इसके ऊपर हमारा ऐसे करके इसमें नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है एन एंड फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एफ। नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एफ। ए फ्रिक्शन फोर्स कौन सा स्ट्रेस बनाएगा सर, ए बना देगा दैट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या होगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपका प्रेशर इनटू एरिया। क्यों भाई, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। तो आप जो लिखते हो एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन फॉर द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एफ क्या है सर टाउ इंटू ए, ये क्या है म्यू इंटू पी इंटू ए। तो आपका दोनों तरफ का ए कैंसिल हो गया, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू प्रेशर होगा। तो ये दुनिया का ऐसे नहीं सिर्फ मेटल फॉर्मिंग का बात है, दुनिया में आप जो एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन पढ़ते हो, इसी में दोनों तरफ में एरिया से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू इंटू पी। सर इतना सिंपल है, ये सिंपल नहीं, बचपन से आज तक कभी सोचा नहीं, बट यही है कि अगर आपको एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखना है और टाउ इक्वल टू म्यू इंटू पी लिखना है, दोनों का वैल्यू सेम है। टाउ इक्वल टू म्यू इंटू पी लिखना है, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। इसके कारण देखा जाता है कि टाउ इक्वल टू म्यू इंटू पी आ जाएगा। तो इसके कारण आपका टाउ इक्वल टू म्यू इंटू पी, इट विल बी द कंडीशन। तो मतलब दिखाई दे रहा है कि आपका जो शियर स्ट्रेस है टावर इक्वल टू म्यू इंटू पी का बराबर हो जाएगा। शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो टावर आएगा म्यू इंटू पी का बराबर हो जाएगा। ये आपका मिल गया कंसीडरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके कंडीशन है। आप बताइए इक्वेशन 1 आपको मिला डी सिग्मा आर डी आर माइनस 2 टावर बाई एच इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 से मिला है डी सिग्मा आर डी आर इक्वल टू माइनस डी पी डी आर अभी मिला, एंड आपका जो यहां मिल गया आपका टावर इक्वल टू म्यू इंटू पी। तो बताइए कि ये आपका क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा सर, माइनस डी सिग्मा आर को हमने कन्वर्ट कर देंगे माइनस डी पी डी आर, माइनस डी पी डी आर माइनस 2 इंटू म्यू इंटू पी डिवाइड बाई एच इक्वल टू 0। ये आपका माइनस ऑफ डी पी डी आर माइनस ऑफ, क्यों भाई, क्योंकि तुम्हारा डी सिग्मा डी आर इक्वल टू माइनस डी पी डी आर है और टावर इक्वल टू म्यू इंटू पी है। आप देखो ओनली 2 वेरिएबल है पी एंड आर, बाकी सारे कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है और एच भी तो हमारा कांस्टेंट है। एट द एंड ऑफ द फोर्जिंग हम लिए थे। आप पता चला सर ये जो इक्वेशन हो गया, अब हमने बचपन से जानते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन करो, तो आपका डी पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा 2 म्यू डिवाइड बाई एच इंटू डी आर। कर दो इंटीग्रेशन, ये लिखना पड़ता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सर आपका एल एन पी
इक्वल टू, एक तरफ माइनस रहेगा, माइनस ऑफ 2 म्यू डिवाइड बाई एच इंटू आर प्लस सी। ये हमें लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का इंटीग्रेट किया तो ऐसे मिल गया, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या है? व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन? एट आर इक्वल टू कैपिटल आर सिग्मा आर इक्वल टू 0। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्योंकि जब हमारा फोर्जिंग हो रहा है उसमें अगर देखोगे एट आर इक्वल टू कैपिटल आर सिग्मा आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो कि चाहे कोई भी कंडीशन में हो, जब रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर में आ गया तो बाहर वाला सरफेस में हम कोई फोर्स नहीं दे रहा ना। ये रेडियस बाहर वाला, पूरा बाहर वाला कोई सरफेस में, उसमें रेडियस के तरफ में भाई तुम्हारा फोर्स होगा तब ना स्ट्रेस आएगा। रेडियस के तरफ में फोर्स होगा तब ना स्ट्रेस आएगा। इसलिए ये आपका रेडियस के तरफ में फोर्स होगा तभी ना स्ट्रेस आएगा। तो इसके चक्कर में रेडियस के तरफ में फोर्स होगा तभी स्ट्रेस आएगा। इसलिए बोला था देखो ये आपका जो रेडियस है एट ए रेडियस कैपिटल आर, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए आपका आर इक्वल टू कैपिटल। लेकिन हमें उससे भी नहीं होता है, हमें पी चाहिए। सर अभी आपका इक्वेशन 2 क्या बता रहा था? 2 बता रहा था सिग्मा आर प्लस पी इक्वल टू सिग्मा नॉट। जब इसी का वैल्यू 0 हो गया पी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा नॉट। ये व्हाट इज दिस बाउंड्री कंडीशन? सर हमें किसी हालत में पी का वैल्यू चाहिए सो दैट मुझे सी का वैल्यू निकाल के आए, सो दैट हम सी का वैल्यू निकाल पाए। तो सर इसके हिसाब से आपका क्या होगा ना, इसके हिसाब से आपका एलेन सिग्मा 0, क्योंकि पी का वैल्यू सिग्मा 0 है, दैट इज इक्वल टू -2 म्यू डिवाइड बाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस सी, और सी का वैल्यू आ जाएगा एलेन सिग्मा 0 प्लस 2 म्यू बाई एच इंटू कैपिटल आर। तो ऐसे करके सी मिल गया। तो ये सी जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो इसका भी इक्वेशन नंबर दे देता है। कितना तक आया था हमारा? कितना तक आया था? तो इसको 4 दे देता है फिर। तो हमने अगर 4 में पुट किया तो सर एल पी इक्वल टू -2 म्यू बाई एच इंटू आर प्लस एल सिग्मा नॉट प्लस 2 म्यू बाई एच इंटू कैपिटल आर। तो अब पता चला सर सारा इक्वेशन मिलके अगर इसको हमने एल को एक तरफ कर दे तो आपका एल पी बाई सिग्मा नॉट हो जाएगा। क्यों ना, माइनस होकर तो इधर ही आ जाएगा ना। और इसको अगर कॉमन ले ले 2 म्यू डिवाइड बाई एच को अगर कॉमन लेता है तो का आर माइनस स्मॉलर होगा। एल उठाता है पी बाई सिग्मा नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर 2 म्यू बाई एच इंटू आर माइनस आर, और प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा नॉट इंटू ई टू दी पावर 2 म्यू बाई एच इंटू आर माइनस आर। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, दैट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब हमें कोई भी रेडियस बताओ, हम उस रेडियस में प्रेशर का वैल्यू बता देंगे। अब हमें कोई भी रेडियस बताओ, उस रेडियस में हम प्रेशर का वैल्यू बता देंगे। कोई भी रेडियस बताओ, तो इसके चक्कर में कोई भी रेडियस बताओ, उस रेडियस में प्रेशर का वैल्यू बता देंगे। इसलिए ये हमारा होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन किसके लिए बनाया? सर पूरा सरफेस में स्लाइडिंग होगा तब। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर स्लाइडिंग। अगर पूरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है तब हमने एक कंडीशन सोचा कि ये तो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। कैसा है? सर ई टू दी पावर है तो एक्सपोनेंशियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आर है तो आर मतलब रेडियस के तरफ होगा। तो अगर हम इसको सोचते हैं कि कैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हमें मिलेगा एक तांबू टाइप का मिलेगा। क्या मिलेगा? तांबू टाइप का। क्योंकि आप जब आर इक्वल टू 0 पुट करोगे, एट आर इक्वल टू 0 प्रेशर इज मैक्सिमम। कितना? सिग्मा 0 इंटू टू द पावर 2 म्यू बाई एच इंटू कैपिटल आर। एट आर इक्वल टू कैपिटल आर प्रेशर विल बी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 0 इंटू ई टू द पावर 2 म्यू बाई एच
इंटू आर माइनस आर, तो सिग्मा जीरो ही होगा ना। एट आर इक्वल टू जीरो प्रेशर होगा मैक्सिमम एंड एट आर इक्वल टू कैपिटल आर प्रेशर होगा मिनिमम। एट आर इक्वल टू जीरो प्रेशर होगा मैक्सिमम, एट आर इक्वल टू आर प्रेशर होगा मिनिमम। तो इसके चक्कर में एट आर इक्वल टू आर प्रेशर हो जाएगा मिनिमम, इसलिए आर इक्वल टू जीरो में प्रेशर होगा मैक्सिमम, एट आर इक्वल टू आर में प्रेशर होगा मिनिमम। क्लियर हुआ विषय? और मिनिमम होगा जीरो। लेकिन अगर हमने सोच विचार करें तो ये भी दिख जाएगा कि सर ये जो चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हमने प्लॉट करके देखे, प्लॉट करके, तो आपका ऐसे करके आ जा रहा है कि भाई तुम्हारा यहाँ पे तो जो आपका एट रेडियस आर है वहाँ पे पूरा रेडियस है, वहाँ पे सिग्मा जीरो सिग्मा जीरो सिग्मा जीरो पूरे पेरिफेरी में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप रेडियस थोड़ा सा बढ़ाते जाओगे, ऐसे रेडियस थोड़ा बढ़ाते जाओगे, रेडियस बढ़ाओगे थोड़ा सा घटेगा और घटेगा और घटेगा, ऐसे करके रेडियस जब आर हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। ये आपका पी मिनिमम है, दैट्स व्हाट सिग्मा जीरो, और ये हमारा पी मैक्सिमम है, सिग्मा जीरो ई टू दी पावर 2 बाई एच इंटू कैपिटल आर। ये आपका पी मैक्स है सिग्मा जीरो इंटू ई टू दी पावर 2 बाई एच इंटू कैपिटल आर। ये आपका पी मीन है, दैट्स व्हाट सिग्मा जीरो। क्या ये बात क्लियर हुआ? जो आपका पी मीन है दैट्स व्हाट सिग्मा जीरो और पी मैक्स है सिग्मा जीरो इंटू 2 बाई एच इंटू कैपिटल आर। क्या ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसके चक्कर में दिखाई दे रहा है कि आपका जो होगा कि एट पी मीन होगा आपका सिग्मा जीरो एंड पी मैक्स हो जाएगा सिग्मा जीरो इंटू द पावर 2 बाई एच इंटू कैपिटल आर। तो ऐसे करके आपका पी मीन भी मिल जाएगा, पी मैक्स भी मिल जाएगा। लेकिन सवाल आपका क्या था? सवाल था फोर्स बताना है, सवाल था फोर्स बताना है। तो बताइए अगर ऐसे रेडियली कोई चीज़ वेरी करता है, हम कैसे प्रेशर फोर्स पता करता है? सर हमें पता है कि ऐसे करके एट ए रेडियस आर में जाओ, हमें प्रेशर मिल गया। फिर हमने डी आर इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेंगे, डी आर इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो बताओ ये जो एरिया है डी ए वो कितना होगा? सर 2 पाई आर इंटू डी आर। तो फोर्स इन दिस एलिमेंट, ठीक है, आप बोलेंगे दैट इज एट एन फोर्स इन दिस एलिमेंट, ऐसे एलिमेंटल फोर्स बोलते हैं इसको, बेटर अंग्रेजी है एलिमेंटल फोर्स। डी एफ इक्वल टू कितना होगा? P इंटू 2 पाई आर डी आर। जब एट ए रेडियस आर में प्रेशर हमारा P है, एट ए रेडियस आर में प्रेशर हमारा P है, उसके बाद एरिया है 2 पाई आर इंटू डी आर, तो आपका जो एलिमेंटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एलिमेंटल फोर्स होगा वो हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर डी आर। जो एलिमेंटल फोर्स हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर डी आर, ये बनेगा एलिमेंटल फोर्स। तो डी एफ हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर डी आर। तो बताइए टोटल फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू P कितना है? सर P होता है, अब जो ना पता क्या, सिग्मा नॉट इंटू ई टू दी पावर 2 म्यू बाई एच इंटू आर माइनस आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन कहाँ से लाएगा? जीरो टू कैपिटल आर। क्यों भाई? तुम्हारा अगर पूरा सरफेस का बात करोगे, रेडियस क्या होगा? जीरो से कैपिटल आर चला जाएगा तो पूरा सरफेस कवर हो जा रहा है। आर इक्वल टू जीरो से कैपिटल आर, पूरा सरफेस कवर हो जा रहा है। इसके चक्कर में सिग्मा नॉट इंटू ई टू दी पावर 2 म्यू बाई एच इंटू आर माइनस आर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये बन जाएगा तुम्हारा टोटल फोर्स। जैसे ही बनेगा टोटल फोर्स तो आप बोलोगे सर इसका मतलब, और एफ इक्वल टू क्या मिला? 2 पाई इंटू सिग्मा जीरो, 2 पाई इंटू सिग्मा जीरो इंटू आर इंटू ई टू दी पावर 2 म्यू बाई एच इंटू आर माइनस आर डी आर, एंड 0 टू आर लग जाएगा लिमिट। लेकिन बचपन से आज तक हमें पता है कि कभी भी अगर ऐसे एक वेरिएबल अलग, दो वेरिएबल अलग, तो कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ऐसे दो अलग अलग वेरिएबल आता है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? सर आपका जो एफ आएगा, और एफ इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा नॉट
आप बताइए कि इसमें कौन सा फर्स्ट वेरिएबल बनता है, कौन सा सेकंड बनता है? ठीक है, इसमें कौन सा फर्स्ट बनता है सर? आइलेट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसलिए हमारा क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले बोलेंगे देखो ये फर्स्ट वेरिएबल को रख दो, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर डी आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ऑफ आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी आर ऑफ e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर इंटू डी आर। ये आपका लिमिट क्या लग जाएगा? लिमिट लगेगा 0 से r। तो आपका क्या होगा, पहला छोड़ दो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर उसको जो मिलेगा उसको फिर जाके दोबारा फाइनली इंटीग्रेशन। यही तो है, ये पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर आपका जो है जो बनेगा उसको दोबारा इंटीग्रेशन। तो किया जाए सर, इसके हिसाब से मिल रहा है, और f इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा नॉट इंटू आर तो रह जाएगा, बताओ e⁻, सर e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई 2μ/h। क्यों भाई? वो भी माइनस, क्यों भाई? क्योंकि बचपन से हमें पढ़े हैं कि जो भी इसमें e⁻ कोई भी फंक्शन है, अगर r का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं r के रेस्पेक्ट में, जो भी r का कोएफिशिएंट है तो r का कोएफिशिएंट -2μ/h इससे डिवाइड हो जाएगा। माइनस ये तो हो जा रहा है इंटीग्रेशन, और एक बार बचेगा इसका 1 है, ये e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई -2μ/h इंटू डी आर, एंड आपका 0 to r लग जाएगा लिमिट, इसमें जाएगा 0 to r लिमिट। तो इसके कारण क्या मिला, और जो f है जो 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा 0 इंटू क्या है सर, एक r इंटू e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई -2μ/h माइनस e⁻2μ/h इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई -2μ/h का होल स्क्वायर, क्योंकि दोबारा और एक इंटीग्रेशन करना है भाई, इसको दोबारा और एक बार इंटीग्रेशन करना है ना, तो आपका फिर आपका -2μ/h और एक बार आ जाएगा। आप लिमिट पुट करो तो आपका आंसर होगा, मतलब अभी पता चला कि कोई मूंगफली नहीं था क्वेश्चन। f इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा 0 इंटू, आप बताओ कैपिटल आर पुट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल आर, सर ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपका e⁻, ए कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर 0 हो जाएगा, तो मतलब e⁻ तो 0 हो जाएगा, तो सीधा मतलब 1 होगा ना सर, सीधा 1 होगा, तो इसका मतलब इसका इंटू 1 डिवाइड बाई -2μ/h माइनस, उसमें अगर मैंने कैपिटल आर पुट किया तो सर आपका 1 बाई -2μ/h का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा माइनस, जब मैंने 0 पुट किया है तो 0 ही हो जा रहा है, या आर का बोलो 0 पुट का तो 0 हो जाएगा, बट इसमें 0 नहीं होगा, फिर माइनस में हो जाएगा प्लस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा e⁻2μ/h इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई -2μ/h का होल स्क्वायर। ये बना फाइनल आंसर मैथमेटिकली। 2 पाई इंटू सिग्मा 0 इंटू आर डिवाइड बाई -2μ/h -1/2μ/h का स्क्वायर, माइनस में 0 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो माइनस में प्लस होके e⁻2μ/h इंटू आर डिवाइड बाई -2μ/h का होल स्क्वायर। ये बना फाइनल इक्वेशन की कितना फोर्स लगेगा। अब हमारे लिए देखना पड़ेगा डेटा क्या था, हमारा डेटा क्या दिया हुआ था, अब एक बार देख लिया जाए। सर इस क्वेश्चन में जो लिखा गया था कि हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज दिस, जबकि हमें चाहिए फ्लो स्ट्रेस। सर ये पता है जिस मटेरियल का स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है उस मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लो स्ट्रेंथ बराबर होता है। जिस मटेरियल का स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है उस मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लो स्ट्रेंथ दोनों का वैल्यू
बराबर होता है, इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लो स्ट्रेंथ बराबर कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे बार लिखना पड़ेगा कि कॉन्सिडरिंग नो, यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्सिडरिंग नो, क्या क्या नो, नो मटेरियल के अंदर क्या नहीं हुआ, तो लिखो कॉन्सिडरिंग नो स्ट्रेन हार्डनिंग, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जीरो इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? अगर एग्जामिनर का कोई भी क्वेश्चन में स्ट्रेन हार्डनिंग होगा तो उसमें पावर लॉ ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एग्जामिनर को देना पड़ेगा। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग होगा तो पावर लॉ ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एग्जामिनर को देना पड़ेगा। क्या दिया है यहाँ पे? तो बाय डिफॉल्ट 99% क्वेश्चन में स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है और एग्जामिनर बोलता भी नहीं है। हम कैसे पता करें? हम देख लेंगे क्या कोई पावर लॉ ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा ये स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस सारे ही सेम होता है। इसमें एवरेज फ्लो स्ट्रेस बोलेगा तब भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, यील्ड सब सेम रहेगा, जिस मटेरियल का स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस सारी चीज सेम रहेगा। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होता है तो नहीं हुआ। अब हमें एक एक डेटा पुट करना होगा। आर हमने पता कर चुके थे, म्यू हमें पता था, एच हमारा फाइनली पता था। क्या हम यहाँ से फोर्स का वैल्यू, तो हम बोलेंगे हमने अभी बोलेंगे कि भाई सारे डेटा पुट किया जाए। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल पैरामीटर। तो आप देखा गया सर एफ जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा जीरो 120 है। 2 इंटू पाई इंटू सिग्मा जीरो 120 है। इसके बाद इंटू आर कितना है? अच्छा, ये बात ध्यान रखिए, जब आपने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में पुट कर रहे हो तो आर भी मिलीमीटर में पुट होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है डेटा। जब आपने इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में पुट कर रहे हो तो आर भी तुम्हारा मिलीमीटर में पुट होगा, नहीं तो लोचा गड़बड़ होगा, यूनिट का गड़बड़ होगा और आंसर न्यूटन में आएगा। क्योंकि आपने सारे एसआई यूनिट का यूज़ किया, बट एसआई का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि आपका सिग्मा नॉट का वैल्यू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू सारे मिलीमीटर में पुट करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिट गड़बड़ होगा। तो सर इसका मतलब आर कितना है? सर आपका 70.71 अभी हमने पता किए थे, 7.7 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू 0.05 डिवाइड बाई एच का वैल्यू कितना था? 30। फाइनली जो एच आपका एच आया था वो आया था 30। फाइनली जो एच का वैल्यू निकल के आया था उसका वैल्यू कितना था? 30। अब हो गया माइनस ऑफ आर बाई माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 30 इसका स्क्वायर प्लस e to the power 2 mu by h into r plus e to the power 2 into mu 0.05 into r, r का वैल्यू कितना है? 70.71 डिवाइड बाई h का वैल्यू कितना है? 30 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 30 का स्क्वायर। अब पता चला सर इसमें जो f का वैल्यू आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, और f का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 2.04 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन, सीधा न्यूटन में आएगा। तो 2.04 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन। तो हम बोलेंगे सर इसका मेगा कर दो, मतलब 2.04 इतना आ जाएगा मेगा न्यूटन। अब क्या होता है कि यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया रहता है कि दैट इज नोन एज मीन जो फ्लो स्ट्रेस है उसका बोला। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में लिखा था कि आपको मीन स्ट्रेस भी बताना है। क्वेश्चन में लिखा था कि मीन स्ट्रेस भी बताना है, और वो बहुत ही लोचा वाला विषय है, क्योंकि अगर मीन डाई प्रेशर होता है, मीन डाई प्रेशर, मीन डाई स्ट्रेस कोई भी है,
ये दिक्कत करता है कि प्रेशर तुम्हारा लीनियरली वेरी नहीं किया और एरिया भी तुम्हारा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर प्लस मिनिमम प्रेशर बाय 2 नहीं होगा। दुनिया में मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 तभी होता है जब चीजें लीनियरली वेरी करे। क्या आपका लीनियर वेरिएशन था? नहीं सर, एक्सपोनेंशियल। तो फिर कैसे प्रेशर निकले सर? क्यों? आपका टोटल फोर्स पता है, टोटल डाई का एरिया पता है, क्या आप प्रेशर नहीं निकल सकते? टोटल आपका फोर्स पता है कि पूरा डाई के ऊपर कितना टोटल फोर्स आएगा, एंड टोटल प्रेशर भी हमें पता है कि टोटल एरिया भी पता है। तो उस टोटल फोर्स एंड एरिया करके, टोटल फोर्स एंड टोटल एरिया करके हम सोल्व करेंगे। तो इसके चक्कर में देखा जाएगा कि कितना मिला सर, मीन डाई प्रेशर, जो मीन डाई प्रेशर होगा ये कर देंगे टोटल फोर्स बाई टोटल एरिया। आपका जो मीन डाई प्रेशर होगा आपका टोटल फोर्स बाई टोटल एरिया होगा। तो टोटल फोर्स बाई टोटल एरिया कर दिया जाए, कितना आ रहा है सर? टोटल फोर्स 2.04 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन डिवाइड बाई एरिया कितना है सर? पाई इंटू 70.71 का स्क्वायर, ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा मेगा पास्कल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 130 मेगा पास्कल। अब क्या होता है, इतना सारे चीज हमने लिखा बट एग्जामिनर का आंख तरस रहा है दो आंसर के लिए। एक होता है फोर्स कितना है और एक होता है मीन डाई प्रेशर कितना है। तो आपको इसको बॉक्सिंग करना पड़ेगा एट लास्ट। एग्जामिनर ऐसे बीच में भी बॉक्सिंग कर सकते हो, जैसे आपका पहले आ गया था, बट मेरा बहुत ही आसपास का कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने एक ही बार में करूंगा। मतलब पूरा क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर का आंख इसलिए तरस रहा है कि बता दो आंसर क्या है, तब जाके लास्ट में हमें बॉक्सिंग करना पड़ता है आंसर को। तो हम लिखेंगे ऐसे आंसर, हम फाइनल क्या लिखेंगे? आंसर। क्या आया था, पूछा क्या था, वही लिखना पड़ेगा। आंसर कौन सा आएगा? दैट इज द analysis yield strength, assume the volume of the constant, there is no sticking, also find the mean die pressure। बट क्या और पहले क्या पूछा था? फाइंड द डाई लोड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। ठीक है, हम बोलेंगे डाई लोड, जो एफ हमने पता किया वो हमारा 2.04 मेगा न्यूटन, एंड मीन डाई प्रेशर इक्वल टू 130 मेगा पास्कल। ऐसे करने के बाद इसको बॉक्सिंग कर दो। सेम कलर है, कोई दिक्कत नहीं है, इवन इफ आपको पेंसिल से बॉक्सिंग कर सकते हो अगर आपका है, बट आंसर आपको यहां तक जाके छोड़ना है। आप एग्जामिनर क्या होगा कि आप ऐसे ना सोचे कि एग्जामिनर के पास उतना टाइम है कि एकदम डिटेल में सारी चीज चेक करेंगे। उन लोगों को पता है कि आप गलती कहां करोगे, वो लोग पहले यूनिट चेक करेंगे, और आपने जो एजम्पशन लेना था उसमें लिया नहीं लिया चेक करेंगे, करते हुए चलेंगे। चलने के बाद देखा कि फाइनली आंसर आपका 2.04 एंड 130 मैच कर जा रहा है। जैसे ही मैच करके आपको फुल मार्क्स, जिस तरह से मैंने लिखा हूं, अगर ऐसे आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये गारंटेड है। बोला सर और भी हमें पढ़ना है। आपने तो सिर्फ स्टिकिंग का, स्लाइडिंग कंडीशन का क्या, स्टिकिंग होने से क्या होगा, स्टिकिंग स्लाइडिंग दोनों होने से क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा स्टिकिंग और स्लाइडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारा कंडीशन आपको सीखने के लिए मैंने जो बोला हूँ कि मुझे एक व्हाट्सअप कर दो, एंड यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप कर दो। फिर इसके बाद ये जो प्रोडक्शन 1 है, इस लेक्चर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर मिल जाएगा कि कैसे हम ये डिस्क्राइब करते हैं। तो एक तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होता है, ऐसे स्टिकिंग फ्रिक्शन का भी आप सीखेंगे, ऐसे स्टिकिंग स्लाइडिंग दोनों का सीखेंगे। फिर कैसे पता चलता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला से पता चल जाता है कि ये पहले स्लाइडिंग हुआ कि स्टिकिंग हुआ कि स्लाइडिंग दोनों हुआ।
बट यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है। अगर ओनली स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल रहा है तो मैं क्यों करूँ कि आपका स्लाइडिंग छोड़कर क्यों सोचूं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ सोचेंगे नहीं, इतना ही हमारे लिए सफिशियंट है। एंड 20 मार्क्स दिया था इसलिए हमने इतना किया था। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हमारे पास ना ये प्रेशर का फॉर्मूला रटा होता है, दिस वन, ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा रटा होता है, बट फोर्स नहीं रटा होता है। तो हम ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके फिर फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर हम जो है आंसर निकाल देंगे। समझ में? अगर 15 मार्क्स का भी होता तो हम सिर्फ यहां से शुरू करते हैं। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिग्मा नॉट इंटू इतना होता है। ये वाला प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपको एज्यूम कर लेना है कि भाई ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद से हम शुरू करेंगे कि आप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। इसके बाद हमने फोर्स निकालने का प्रयास करेंगे। फोर्स निकालने के लिए ऐसे कि इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके फोर्स का वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद डेटा पुट करेंगे। 10 मार्क्स होता कि 15 मार्क्स भी होता तब भी हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते। 20 मार्क्स में हम ये नहीं कर सकते। 20 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है, 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़ा मार्क्स होता है, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर हुआ विषय? क्लियर हुआ? 15 तक हम जाते हैं। अच्छा 10 होता तो हमने ये 10 होता तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। 10 होता तो हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हमें तो शुरू करना ही पड़ेगा यहाँ से, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। 15 होगा तब भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि आप ये थोड़ी रट के रख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे होता है, इतना ऐसे करके कितना होता है फोर्स, ये कौन रट पाएगा, और रटना ही क्यों है। तो इसलिए हमें 10 मार्क्स को 15 मार्क्स हो तो हम वहां से शुरू करते हैं। बट ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन में पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जाके ऐसे बॉक्सिंग करके आंसर देना पड़ेगा, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। लेकिन हम रोबोटिक्स का क्लास लेके आ रहे हैं तो एक एक करके आपको मिल जाएगा कि जैसे हमने आज इसका जो है डे 2 है, इसमें आपका फोर्जिंग एनालिसिस का हमने लिख के दे रहा है, तो ऐसे आपको रोबोटिक्स का भी मिलेगा। ठीक है, जरूर ज्वाइन करना, जरूर क्लास करना। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।